डाउट्स हैं या वो बात से रिलेटेड कोई सवाल हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ क्लियरिटी ना हो, तो वो आप पहले पूछिए, फिर हम लोग अगले सेशन के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग इरिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका हम आपको प्रैक्टिकली विजिट भी कराएंगे। पिछले 10-12 सालों में जो हमने पानी को लेकर अध्ययन किया है, एवरी क्रॉप को लेकर, कि पानी फसलों को कैसे देना चाहिए और किस फसल को पानी की डिमांड किस लेवल की होती है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, बराबर ना। सो पहले नंबर कल के सेशन से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद आगे हम पानी को लेकर बात करेंगे, ठीक है। और फिर इवनिंग से हम लेयर फार्मिंग का अपना प्रैक्टिकल करेंगे। तब तक थोड़ा और सूख जाएगा फिर, तो शाम को अच्छा रहेगा प्रैक्टिकल करने में। बताइए। अभी मल्टी लेयर में आपको जो किया था वो मेरे को वही मल्टी लेयर में कुछ बेड वेजिटेबल्स, टमाटर, बैंगन जैसा, और कुछ बेड ऐसा, और कुछ बेड और दूसरा ऐसा, कुछ क्रीपर्स का, पूरी की पूरी तरह में वेजिटेबल शॉप को क्या क्या चाहिए वो पूरी तरह से एक ही फॉर्म में एक ही साथ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। इवन आपको अगर मान के चलो, आपको लगता है कि हमें 50 तरह की वेजिटेबल चाहिए, तो आप 2 बेड पर 4 कॉम्बिनेशन लगाओ, फिर अगले 2 बेड पे बदल के 4 लगा दो, फिर अगले 2 पे फिर बदल के 4 लगा दो। तो ऐसे करके आप, अगर आपके पास 50 बेड्स हैं तो आप 25 चौके 100 तरह के कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मतलब 100 टाइप की क्रॉप्स उगा सकते हैं। सो मतलब ये मतलब जैसे आप कोई भी मॉडल पे काम करोगे ना, इवन मल्टी क्रॉपिंग पे भी काम करोगे, तो आप एक बेड पे एक ही क्रॉप लगा पाओगे ना। तो मतलब 1 एकड़ में मान के चलो आपने 25 क्रॉप लगाई, तो आप 25 तक ही सीमित रह जाओगे। बट अगर हम 25 बेड में 1 एकड़ में अगर हर एक बेड पे 4 का सेटिंग कर पा रहे हैं, तो रेंज बढ़ गई हमारी। क्रीपर्स में भी रेंज बढ़ गई, लीफी में भी रेंज बढ़ गई, रूट क्रॉप में भी रेंज बढ़ गई, ऊपर पपाया उसमें भी, फ्रूट में भी आप बदल बदल के कर सकते हैं। तो किया जा सकता है, रेंज बड़ी तैयार की जा सकती है। काफ़ी लोग जो है ना, जैसे हमारा मुंबई के आसपास में काफ़ी लोग हैं जिनके बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके ले लिए या पहले से पड़े हुए हैं लोगों के प्लॉट्स। तो उनमें यहाँ से ऐसे कई लोग आए जिनके पास ज़मीन नहीं थी, हमने उनसे कनेक्ट कराया, वो लोग प्लॉट में करके और अपना सुबह जाते हैं 2 घंटे के लिए और अपना करके और पूरा बेच बाच के और अपना फिर ऑफिस चले जाते हैं। तो मतलब एक वो पार्ट टाइम जॉब टाइप का वो कर रहे हैं, तो जगह का यूटिलाइजेशन हो रहा है, खुद भी अच्छा वेजिटेबल खा रहे हैं और ठीक है, 10-15 हज़ार रुपये का, 20 हज़ार का वो अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर ले रहा है। तो ये मॉडल पे काम किया जा सकता है। बेसिकली लेयर फार्मिंग अर्बन एरिया के लिए सबसे बेस्ट है, जो मतलब शहर से जुड़े हुए इलाके हैं, फॉर एग्जांपल 8-10 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का रेडियस, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आप वेजिटेबल की रेंज खड़ी करके एंड बहुत सारा वेजिटेबल्स आप सप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों को आप मतलब इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ है, ये वेजिटेबल के बाजू में यही डालना, ये फसल है ना, ऐसा कुछ है, वो कॉम्बिनेशन कैसा है? वो कॉम्बिनेशन ही तो है, वही तो सब कुछ है इसका, है ना, पूरी जान तो वही है। हम कोई भी क्रॉप किसी भी क्रॉप के साथ में नहीं लगा सकते हैं। देखो मेरे पास, मैं आपको बताऊं, मेरे पास बायोलॉजिकल एनालिसिस नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लैब नहीं है, ठीक है, कि प्लांट्स, कौन सा प्लांट्स क्या न्यूट्रिएंट को छोड़ता है और किस प्लांट्स को इसकी आवश्यकता है, ये मेरे पास नहीं है। हाँ, पर मेरे पास ये है कि हाँ, ये लगाने से एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ति होती है। तो बात वही है, पर डाटा नहीं है उसका मेरे पास, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो है। हमने 10 ठो लगा के देखा, उसमें से 2 हुआ, तो हमें पता चल गया ना कि हाँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है। तो आपस में जो भी हो रहा है इनके अंदर, मतलब हो रहा है, तभी तो ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। और ये मैंने जंगलों से सीखा। हम हालांकि हम पहले से ही जो है ना जंगल जाते रहे, सो बचपन में हमें कई बार हम जंगल जाते थे लकड़ी के लिए, तो वहाँ पर हम देखते थे कि मतलब बहुत सारे पेड़ एक साथ में लगे हुए हैं। उस समय समझ में नहीं आया, जब ही फार्मिंग में एंट्री किया तभी फिर इस पर अध्ययन किया, तब चीज़ें निकल के आई। तो हम वहाँ पर देखते हैं, आप कभी भी गौर करना, एक बहुत बड़ा झाड़ खड़ा है जंगल में, बहुत बड़ा वृक्ष है, फिर उसके नीचे जी छोटे भी पेड़ हैं, फिर उसके नीचे देखोगे तो झाड़ियाँ लगी हैं कटीली,
और ज़मीन पे देखोगे तो घास उगी हुई है, वही तो 4 लेयर है ना, वही है 4 लेयर। हाँ, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो 4 वहाँ पर बिना खाद, बिना पानी, बिना बीज और बिना मेंटेनेंस के कैसे हैं वहाँ पर। अगर ये आपको समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और इजी हो गया ये काम। और अगर वो समझ में नहीं आया तो हम फिर सारी उम्र खोजते रहेंगे फार्मूले, कभी समाधान नहीं मिलेगा। तो वो मैंने गंभीरता से फिर जब हम इसमें आए तब हमने अध्ययन किया कि यार वहाँ पे तो 1 किलो भी खाद डालने कोई नहीं जाता और 4 पेड़ वहाँ पर हेल्दी और हैप्पी कैसे हैं। तो स्टडी किया हमने, तो फिर हमने और अंदर गए प्रकृति को समझने के लिए। तो हमने देखा कि कुदरत में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो भोजन करता हो और वेस्ट ना करता हो। ठीक है, संसार में कोई भी जीव नहीं है, आप किसी भी जीव का नाम बता दो कि इसने खाना खाया और आज तक निकाला नहीं है, कोई भी जीव नहीं है। इवन बैक्टीरिया, वायरस भी सभी फूड खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एंड वेस्ट करते हैं। तो ये पेड़ भी खाते पीते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है भाई बचपन में कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, भोजन अपना बनाते हैं। अपना भोजन बनाते इसका मतलब खाते भी हैं, और खाते हैं तो इसका मतलब वेस्ट भी करते होंगे। ठीक है, तो लॉजिकली बात है, मतलब कोई बहुत साइंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये वेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं और कहाँ करते हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है। तो हमेशा पेड़ जो है वेस्ट, भोजन और तुम्हारा श्वसन क्रिया, ये तीनों काम इनके जड़ों से होते हैं। जड़ों से ही ये वाइट रूट से बेसिकली पौधे भोजन को कलेक्ट करते हैं, मतलब न्यूट्रेंट उठाते हैं। फिर वो न्यूट्रेंट ऊपर आते हैं पत्तियों में, फिर उन न्यूट्रेंट से फोटोसिंथेसिस होता है, तब जाके इनका भोजन बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने जो तत्व दे दिए वो इनका खाना है, खाना तो ये अपना खुद बनाते हैं। आप जो देते हो वो उनका समझ लो दाल चावल दे दिए आपने, हाँ रॉ मटेरियल दे दिया, नॉट टॉनिक, रॉ मटेरियल दे दिया, दाल चावल ले लो अब पका लो आपको जैसे पकाना, तो ये जाके फिर अपना बनाते हैं अपने हिसाब से। तो ये जो अब बनाएंगे ये वेस्ट भी करेंगे, तो ये वेस्ट जाके कहाँ करते हैं, ये उन्हीं वाइट रूट से वापस वेस्ट करते हैं। तो आप फिर कहोगे कि फिर उसी से खाया, उसी से कैसे वेस्ट कर दिया। तो प्लांट की एक साइंस है कि जो वाइट रूट से उसने भोजन ले लिया उसी वाइट रूट से वो वेस्ट करेगा एंड फिर दोबारा उस रूट का यूज नहीं करेगा। हाँ, मतलब फिर वो नई वाइट रूट्स बनाएगा। ठीक है, अगर नई वाइट रूट्स नहीं बन रही प्लांट्स में तो समझ लो कि वो बीमार हो गया, फिर वो ग्रोथ ही नहीं करेगा, पीला पड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा एंड कुछ भी होएगा। तो वाइट रूट्स प्लांट्स की एवरी 24 आवर में रीजनरेट होती हैं, मतलब नई बनती हैं और ख़त्म होती है। तो बहुत कुछ सीखने को है, मतलब आप अंदर जाओगे तो आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। तो प्लांट्स जो है ना भोजन उठाते हैं, उन्होंने भोजन किया, अब उन्होंने वेस्ट किया वाइट रूट से। अब समझना बात को, उनका वेस्ट अभी वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब कुदरत में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपना ही वेस्ट खा के अपना भोजन बना ले, मतलब अपने ही वेस्ट को कोई भी संसार का जीव खुद का भोजन नहीं बनाता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारा वेस्ट किसी और अन्य के काम भोजन के आ सकता है, किसी और का वेस्ट किसी और के काम आ सकता है, किसी और का किसी और के काम आ सकता है, बट खुद का वेस्ट खुद की डाइट नहीं बनती है। क्लियर हो रहा है ना। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये प्लांट अगर हमने लगाया तो इसका वेस्ट जमीन के अंदर पड़ गया, क्योंकि ये वेस्ट भी कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि वैज्ञानिक हमारे बोलते हैं कि क्रॉप रोटेशन हमको करना चाहिए, एकदम सॉलिड बात है, करना चाहिए। उसका साइंस क्या है, यही है कि हमने एक क्रॉप लगाया, उसने खाना खाया, क्रॉप ने पेड़ पौधा सब फल फूल बनाए और जाके उसने वेस्ट किया, बराबर ना। तो अब वो फसल का वेस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब अगले से वही फसल आप फिर से लगाओगे तो अपने वेस्ट में वो फसल कैसे उग जाएगी, उगेगी, कमज़ोर हो जाएगी। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और कमज़ोर हो जाएगी, फोर्थ ईयर से आप कहोगे साहब वो तो हो ही नहीं रहा, साइंटिस्ट कहेंगे क्रॉप रोटेशन कर दो, फसल बदल दो। फसल चक्र इसी को बोलते हैं। फसल बदली आपने तो क्या हुआ, जो फसल अब नहीं लगाई वो उसका भोजन बन गया। ठीक है, तो अब जाके वो फसल कम खाद में भी ज़्यादा हेल्दी हो गई। अभी इसी को आप फिर 3-4 साल लगा दो तो फिर ये कमज़ोर हो जाएगी, तो फिर क्रॉप रोटेशन करो। तो यही क्रॉप रोटेशन आप अब इसको लेके आप जंगल में बैठ जाओ,
आप कहोगे साहब वहाँ तो हम पेड़ बदलने नहीं चाहते, एक पेड़ खड़ा है, हम देखते हैं हजारों सालों से खड़ा है, ठीक है, घास सैकड़ों वर्षों से वहीं के वहीं उग रही है उसी मिट्टी में, और ज्यों के त्यों झाड़ियाँ भी व्यों के त्यों हो रही, वहाँ तो क्रॉप रोटेशन हो ही नहीं रहा, कोई भी प्लांट्स बदलने नहीं जा रहा कि अच्छा ठीक है अब करौंदे की जगह पे ये वाला झाड़ लगा दो, ये वाली घास की जगह ये वाला उगा दो या बदलो, नहीं हो रहा ना। तो वहाँ पर वो सारे प्लांट्स कैसे सरवाइव कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर एक साथ में 4 पौधे हैं, एक साथ 4 पौधे हैं। जो काम हम खेतों में एक साल के बाद चक्र बदल के करते हैं, वो काम ऑलरेडी एट ए टाइम प्लांट्स का रोजाना हो रहा है एक साथ होने से, क्योंकि वहाँ पर घास है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही है, तो वो झाड़ियों को मिल रहा है, झाड़ियाँ कुछ फास्फोरस और पोटेशियम या तो और कुछ एलिमेंट छोड़ रहे हैं वेस्ट के रूप में, वो बड़े पेड़ को मिल रहा है, बड़ा पेड़ जो छोड़ रहा है वेस्ट के रूप में वो और बड़े पेड़ को मिल रहा, जो बड़ा पेड़ छोड़ रहा है वो छोटे को मिल रहा है, एक दूसरे से वहाँ पर कोरिलेशंस का काम चल रहा है, और इस कोरिलेशन से वहाँ पर 1 किलो भी खाद नहीं डल रही, और सारी क्रॉप्स हेल्दी हो रही और बिना फर्टिलाइज़र के हो रही। ये है कुदरत का विज्ञान, ये है ब्रह्मा जी का विज्ञान, जो उन्होंने जब सृष्टि बनाई तभी इसको बना दिया था। क्योंकि देखो, आप अगर कुदरत की खेती को समझने आए हैं, ठीक है, तो आपको पहले नंबर कुदरत को ढंग से समझना पड़ेगा, तभी कुदरती खेती कर पाओगे आप। और कुदरत को समझने के लिए कुदरत के नियम समझो, उसके सूत्र समझो, और आप सीधे फिर डायरेक्टली ऊपर चले जाओ ब्रह्मा जी के पास, और उनको समझो कि उन्होंने बहुत साइंटिफिक तरीके से पूरी सृष्टि की रचना की है। आप सोचो, आज हम कहते हैं कि यार इसमें फास्फोरस की कमी है, ये फास्फोरस इस प्रोडक्ट से डाल दो। ब्रह्मा जी के पास इतना ज्ञान नहीं था जब वो बना रहे थे पेड़, कि 2021 में जो है ना फास्फोरस की कमी इस प्लांट में आएगी, तो फिर ये कमी कैसे पूरी होगी। तो एक काम करते हैं, फास्फोरस के प्लांट बनाते हैं धरती पे, तो 50 अमेरिका में बना देते हैं, 50 भारत की भूमि पे बना देते हैं, 50 और कहीं की भूमि पे बना देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बनाए। उन्होंने ऐसा नहीं है कि इसलिए नहीं बनाए कि ये इंसान बनाएगा, इसलिए ऐसे नहीं है उन्होंने बनाया कि ये काम चलो इंसान के लिए छोड़ दो। उन्होंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया, और वो सिस्टम से ऑलरेडी ये फास्फोरस लेते हैं। अब आप सोचो, एक पेड़ को हम पालने में कितनी मेहनत लगाते हैं, जंगल में ऐसे कितने मोटे मोटे पेड़ खड़े हैं, उनको फास्फोरस कहाँ से मिलता है यार? सोचने वाली बात है। अगर हम इतना ही सोच लें तो खेती को हम समझ जाएंगे। तो सिंपल आइडिया है, कुदरती खेती में हम कुदरत के नियमों को फॉलो करते हुए और उसके नियम से ही हम खेती करेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो हमने वही नियम सीधा अपने यहाँ पर लागू किया। अब देखो, वहाँ पर हमें ये नहीं पता था कि कौन सा पौधा किसके साथ में उगेगा, तो इस पे पता है हजारों एक्सपेरिमेंट किए हमने, हजारों, तब जाके सैकड़ों सफल हुए, और उनको हमने फिर कॉम्बिनेशन में निकाला कि इसके साथ ये उगाने से आपका अच्छा होएगा। तो इस पर बहुत अध्ययन है, 22-22 घंटे हमने काम किया है, और 20-20, 22-22 एकड़ में केवल एक्सपेरिमेंट करते थे, लाखों रुपए खर्चा करके ये कॉम्बिनेशंस बनाए। मतलब इतना आसान नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ सूत्र ना, इन सब में बहुत एफर्ट्स लगे, मेहनत तो लगी है, धन भी खर्चा हुआ है, सब कुछ खर्चा हुआ है, तब जाके ये तैयार हुआ कि भाई हाँ इसके साथ में ये लगाओ तो ये क्रॉप अच्छा होएगा। तो इसके प्रॉपर कॉम्बिनेशन है 2 लेयर के भी, 3 लेयर के भी, 4 लेयर के भी, 5 लेयर के भी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपका अभी ऑफिशियली ग्रुप बनेगा ये ट्रेनिंग का, ये ट्रेनिंग के ग्रुप में सारे कॉम्बिनेशंस आपको डाल दिए जाएंगे। सो निश्चिंत रहिए, अभी 1-2 दिन में बन जाएगा आपका ग्रुप। बदलते हैं क्या इधर इंटरक्रॉप जो मल्टी लेयर में करते हैं, तो चेंज करते हैं क्या क्रॉप? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि फिर इसमें आपको क्रॉप रोटेशन करने की जरूरत ही नहीं है। वो पूरा न्यूट्रिएंट्स, हाँ, क्योंकि दोनों तीनों चारों का एक साथ में न्यूट्रिएंट बैलेंस हो जा रहा है। बेसिकली यही एक बहुत बड़ा विज्ञान है इसके अंदर। तो एक फायदे नहीं है, आप सोचो आप क्या बात कर रहे हो कि खाद की जरूरत ही नहीं है। मतलब हम 1 लाख हजार करोड़ रुपए खर्चा करते हैं खाद के लिए पूरे देश भर में, 36 लाख टन डीएपी डालते हैं एक साल में, 36 लाख टन, और 40 लाख टन यूरिया डालते हैं धरती पे, भारत की सोचिए। और अगर हम ये समझ जाएं कि इसका काम इसको साथ में रखने से हो जाएगा, तो फिर हमें खाद की जरूरत ही नहीं है।
जितना गोबर है हमारे पास उसी से हमारी खेती धन्य धान्य हो जाएगी। सर ये कह रहे थे हमारे तरफ जैसे लौकी का खेती होता है जी। इसी विधि से, छप्पर विधि से, और वो रेशम का धागा होता है उससे वो ऊपर का आप छप्पर बनाते हैं। तो अगर रेशम का धागा, जैसे घास में खर्च ज़्यादा है, घास को ढकना, अगर रेशम का छप्पर हो और आप जैसे कुदरू का पौधा लगाए हैं उसी पे अगर चढ़ जाए और कुदरू ही एक लेयर बना दे और नीचे धूप कम आएगा, तो उससे सर एक खर्चा, बहुत बड़ा खर्चा बच सकता है। नहीं देखो, खर्चे के लेवल पे अगर हम बात करें तो आप रेशम का जो भी जाला डालोगे ना वो भी एक अपने आप में बहुत खर्चा कम है। खर्च लगता है सर, लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से बस खर्च लगता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैं समझ गया, पर आप हमारी बात आप समझिए। देखिए वो डालने से क्या होगा कि जब हम प्लास्टिक ऊपर डालेंगे ना तो ना कहीं जो है ना हम सोच रहे हैं कि प्लास्टिक से हम बचें जितना हो सकता है, तो हमें कायदे से तो बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है ऊपर से जब हम वो डालेंगे तो जो प्लांट्स होगा वो इतना कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा। जैसे आप बड़े पत्ते की जो सब्ज़ी उगाएंगे वो तो एक बार हो भी जाएगी ढंग से, लेकिन जो छोटे पत्ते की सब्ज़ी होगी जैसे करेला, कुंदरू ना, इनकी बहुत बेलें नाजुक होती हैं और इनके लिए घास मतलब इनके लिए कंफर्ट जोन होता है, तो ये इसमें अपनी लताएं ज़्यादा अच्छे से फैलाती हैं बजाय उस जाले के। ठीक है, तो ये 2 चीज़ मुझे लगता है ऐसा होगा। सर हमेशा हो रहा है, एकदम कंफर्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं, लोग करते हैं, कोई कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, नहीं तो उसमें बड़ी लता वाली फसलें आप कर सकते हैं। एक करेला ही करते हैं। हाँ हाँ, करते हैं, ठीक है, पर बायो डिस्पोजेबिलिटी के लेवल पे देखेंगे तो घास ज़्यादा अच्छा वो है। सर जो रेशम होता है आपको तो जानते हैं, कुकून से बनता है हाँ, रेशम, वो बायो डिकम्पोजर भी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, दूसरा ये है जैसे कि उसमें लोहा लगा है तो लोहा तो बायो डिकम्पोजर उतना नहीं है, नहीं ये वो हो decompose उसमें होता है। लंबा समय लगेगा, लेकिन वो जल्दी हो जाता है, मजबूत रहेगा वो। तो आपका जो नहीं, सर उसको 3 साल से सुनिए, आयरन भी डिकम्पोज होता है, ऐसा नहीं है, डिकम्पोज आयरन भी होता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो कंफर्ट है तो आप कर सकते हो, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये प्लास्टिक नहीं है और इसमें कंफर्ट है, तो हमारा मोटिव है कि प्लास्टिक यूज़ ना किया जाए एंड प्लास्टिक को आगे ना बढ़ाया जाए, वो मेन कंसर्न है, बराबर ना। अगर प्लास्टिक वो नहीं है और डिग्रेडेबल है तो दैट इज़ गुड, ठीक है, वो गुड है फिर। अच्छा, एक और ऑप्शन है, मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये लग रहा है कि ये घास डालने से खर्चा बढ़ेगा एंड काम लेंदी होगा, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि घास आपको कलेक्ट करना पड़ेगी और खर्चा लेंदी हो सकता है, बट आपको क्या करना चाहिए फिर, इसका तरीका ये है कि आप इस समय पे ये मॉडल बनाइए फॉर एग्जांपल, या गर्मी के टाइम पे मॉडल बनाइए, वो टाइम पे आप इसमें लौकी लगा दीजिए, ठीक है, और घास मत डालिए, लौकी लगाइए, गिलकी लगाइए या खीरा लगाइए, इस तरह की बड़े लीव्स का वेजिटेबल लगाइए और उसको उगने दीजिए। तो ये उगेगी मार्च, अप्रैल, मई और जून और जुलाई में आके ये एंड हो जाएगी। अब आप क्या करिए कि जुलाई का महीना उसको खाली छोड़ दीजिए, पेड़ को उखाड़ दीजिए और जाला सड़ने दीजिए उसको ऊपर ही, ठीक है। फिर जाके आप इसी जगह पे क्या करिए, सेम लगाइए अगस्त के महीने में, ठीक है। तो वो सेम जाके अगस्त सितंबर में ऊपर जाके फैलने लग जाएगी और अक्टूबर नवंबर में ये पूरा जाला बना लेगी और दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये आराम से खूब फलन देगी आपको। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना। फिर आप क्या करिए कि सेम का जाला आप ऊपर से काट दीजिए और नीचे से प्लांट उखाड़ के फेंक दीजिए और ऊपर का जाला एज इट इज लगा रहने दीजिए। जाला बन गया जो बनाना चाह रहे थे। तो वो आपका ना तो आपको वो डालना रेशम वाला और ना घास डालनी है, जाला बन गया आपका। फिर आप इस पे आप चाहें तो ठीक है, अब लीफी छोटे क्रीपर्स आप लगा दीजिए, जैसे करेला हो गया, कड़ेरा हो गया, है ना, ककोरा हो गया, परवल हो गया, ये वो भी क्रीपर्स हैं, वो सब फिर लगा सकते हैं। तो एक विकल्प ये भी है जिसमें हमारा खर्चा और मेहनत दोनों भी हम बचा सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा लेकिन वो किस नंबर पे करेंगे? जब हम क्रीपर लगाएंगे तो हमें ये नीचे के लिए भी, जब ये नीचे वाली जो भी हम लगाते हैं तो वो तो उस समय खुली रहेगी, क्योंकि वो एक दिन में तो फैलेगा नहीं। हाँ, तो खुला रहने दो ना। तो जो खुला किस समय पर रहेगा, आपने जो लौकी फरवरी में लगाई वो जाके जुलाई में ख़त्म हुई है,
तो जुलाई में खुला रहेगा ना, तो रहने दो ना। और जुलाई में तो हमें चाहिए कि सनलाइट आए, क्योंकि बादल घिरे हैं ना सिर पे, तो सनलाइट अंदर चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, लौकी का जो जाला होगा, पत्ता होंगे, कुछ तो भी सपोर्ट करेंगे ना वो, और ऑलरेडी हमको वो टाइम पे सनलाइट चाहिए ही चाहिए। तो जुलाई का महीना और अगस्त का महीना रेन का पीरियड है, तो उस समय पे अगर डायरेक्ट भी सनलाइट आ रही है तो वेजिटेबल को अच्छा ही है, बुरा नहीं है वो, ठीक है। और फिर अगस्त लास्ट में या तो सितंबर फर्स्ट में हम नर्सरी प्लांटिंग कर देंगे उसका सेम का, तो वो जाके अपना अक्टूबर से तो जाला बना लेगा फिर से। तो वो टाइमिंग के हिसाब से वो सेटिंग है सनलाइट का, कि ये टाइम पे ये क्रॉप लगने से जब भी सनलाइट ज़्यादा चाहिए तो वो क्रॉप वहाँ पे नहीं होगा, ऐसा है। ये जो मंथ्स हैं ये एंटायर इंडिया के लिए? इंटायर इंडिया के लिए है। क्रॉप्स बस चेंज हो जाएगा, मतलब फसल बदल जाएगा। जैसे बड़े पत्ते वाले कौन सा बोला? लौकी, लौकी हुआ, खीरा हुआ, नेनुआ हुआ, तो तरोई हुआ, है ना। तो ये वो ओनली क्रीपर्स डालना नीचे, और कुछ नहीं नहीं, नीचे तो नीचे का जो प्रोटोकॉल है वो रहेगा, अच्छा अच्छा, नीचे का सेम रहेगा। ये तो हम केवल घास ना डालना पड़े उसके लिए बात कर रहे हैं, ताकि आपका खर्चा और उलझन थोड़ा बचे। घास डालने में थोड़ा मेहनत होती है, स्किल्ड का भी काम है, सब लोग ठीक है नहीं अवेलेबल हो पाती घास, पर घास का अपना फ़ायदा है, ठीक है। जब इसके अंदर आप काम करोगे आपको बहुत गुड फीलिंग आएगा, वेजिटेबल का क्वालिटी अच्छा निकलेगा, ठीक है। आप जो रेशम का कह रहे हैं वो डाल तो सकते हैं, लेकिन जो एक कंफर्ट जोन इसके अंदर मिलेगा ना, वो उससे नहीं मिलेगा। हाँ, जाला बन जाएगा, जाले पे क्रीपर्स भी फैल जाएगी, लेकिन जो लीफी वेजिटेबल्स का हम परफॉर्मेंस लेते हैं ना फरवरी मार्च अप्रैल में, वो परफॉर्मेंस घास के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसमें एक जैसा छाया है, एक जैसा सनलाइट है। इसका अपना एडवांटेज है ना, एडवांटेज है। कहीं पे ज्यादा तैयार होगा, कहीं पे कम रह जाएगा। जहाँ पर क्रीपर्स ज्यादा, देखो कोई भी क्रीपर्स जाके तुरंत तो पूरा नहीं फैलेगा ना, तो जहाँ पर ये जाएगा पहले वहाँ पर डेंस करेगा, फिर धीरे धीरे फैलता जाएगा। तो जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा वहाँ का वेजिटेबल कम ग्रो करेगा, जहाँ पे थोड़ा कम पड़ेगा वहाँ का अच्छा करेगा, जहाँ पे ज़्यादा शेड होगा वहाँ पे और नहीं करेगा। तो ये थोड़ा अप डाउन होगा सर, सिस्टमेटिक नहीं हो पाएगा। सर, हाँ। जैसे अभी मैंने सुबह आपको बताया था कि वो पॉली हाउस में मल्टी क्रॉप लगाई थी, तो जैसे अलग अलग सबकी बीमारियां आ गई थी, तो सपोज इस पे करते हैं पॉली तो हाउस उसका में ये डील होगा ना, होगा ही नहीं। हाँ। ये मॉडल का कॉन्सेप्ट अलग है। नहीं मैं हाँ। इसके कह रही हूँ जो वहाँ नहीं हो पाया सकते, वो Suppose सब मैं इसमें होएगा, इसमें करूँ 100% तो फिर होएगा। ना स्प्रे आपने कल जो बताया 2 हाँ। तरह का, तो उस 2 से सब पे कंट्रोल नहीं, हो जाएगा? वो स्प्रे के विषय में हम लोग एक पूरा आपको डिस्कशन करेंगे, हाँ, बीमारियां कैसे हम रोकें हाँ, और बीमारियां आने पे उनका समाधान क्या करें, हाँ, वो विषय अलग है। हम कीटों पे अलग बात करेंगे, इसके भी और ओपन के। वो तो सडनली मैं तुरंत बता दिया था कि इसमें 2 तरह की चीज़ें बस लगेंगी, तो उसके लिए आपको ये प्रोटोकॉल लेना। हाँ, बाकी कॉमन हम पेस्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे। हाँ, हाँ, बाकी आपकी जो क्रॉप पॉली हाउस में नहीं हो पाई वो इसके अंदर आराम से हो सकती हैं। उसका रीज़न है क्योंकि पॉली हाउस में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। हाँ, अगर एक क्रॉप पे सडनली कोई इंसेक्ट आ गया तो वो फिर सारे को फिर हाँ, मतलब मल्टीप्लाई ज़्यादा तेज़ी से होते हैं उसमें। ह्यूमिडिटी बहुत होती है। इसके अंदर वेंटिलेशन है सब, हाँ, हाँ। इसके अंदर जो है ना पैकिंग नहीं होती है। आप नहीं करना तो ऐसा हाँ। ही है, पर वो सारी बीमारियों का कहने का मतलब है कि एक ठीक ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे हाँ। हर सब्जी का अलग अलग हाँ। आया था, होगा। तो सपोज यहाँ भी आप जैसे हम बिल्कुल। मल्टी क्रॉप लगाते हैं, अगर हाँ। अलग अलग जैसे 2-2 बेड, बिल्कुल। तो सबका ट्रीटमेंट एक ही टाइप से रहेगा? बिल्कुल। देखो, ट्रीटमेंट प्लांट के अलग होने से बदलता नहीं है, अच्छा, बीमारी अलग होने से बदलेगा। हाँ, जैसे एक ही बीमारी हमको हो रखी, एक ही बीमारी आपको हो रखी, तो दोनों को सेम टैबलेट काम करेगी, बराबर ना। लेकिन हम दोनों बीमार हैं, लेकिन बीमारी अलग अलग है हम दोनों की, जी जी, तो फिर अलग अलग टैबलेट काम करेगी। सेम चीज़ यहाँ पर है। अच्छा, अगर किसी प्लांट को सेम बीमारी हो रखी है, हाँ, मतलब वो भले चाहे 10 प्लांट्स लगे आपके फील्ड में अलग अलग, उन सबको सेम हो रखी है, तो उन सब पे सेम प्रोटोकॉल होगा। तो उसके लागू। लिए फिर सपोज जैसे मान लो हाँ। करेले में जैसे लट आ गई, तो आपने बताया कि इस पे ये स्प्रे करो, तो वो आगे सब पे करना पड़ेगा या पर ओनली उसी बेड पे ही करना नहीं, सब होगा? पे करना चाहिए वो फिर। फिर पूरे पे ही करना हाँ, होगा? क्योंकि सब पे करना चाहिए। जिनमें डिसीज नहीं आई है उन पे भी करना चाहिए, क्योंकि अगर उन पे हम नहीं करेंगे
तो वो जो है ट्रांसफ़र कर देंगे डिसीज़ को। अच्छा, तो जो भी हर बीमारी का किसी एक में आ रही है तो इसका मतलब उसको पूरे सब पे होना मतलब चाहिए, पूरे में करना है, पूरा हर में क्रॉप पे करना, करना है। हर क्रॉप पे करना। सॉइल ट्रीटमेंट का सर अलग से कोई सेशन रहेगा या अभी इसमें कुछ रहेगा? हाँ रहेगा ना, बताएंगे आपको सॉइल हेल्थ ये जो मैनेजमेंट पहला के बारे में। सूत्र था समझ, हाँ जी, इसके बारे में आप बता रहे थे। जी। तो जैसे सबके लैंड अभी यहाँ पे अलग अलग जोन के लोग हैं, हाँ हाँ सबको यहाँ मल्टी लेयर करना है, जी, पर सबकी जमीनें भी अलग अलग है। किसी की चिकनी है, किसी की पथरीली पत्थर वाली मिट्टी एकदम पत्थर जैसे हो जाती है। हाँ हाँ। तो हमें उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है कि ये चीज़ वहाँ पे हो सके? उसके बारे में अभी हम लोग एक विषय है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, अच्छा, जो 1 घंटे का है पूरा टॉपिक। उस टॉपिक में आपको हम बताएंगे कि पर सॉइल आपने को जैसे एक पॉइंट दिया था हम्म। कि हमें ये जानना है कि हमारे जमीन पे उगता क्या है। डेफिनेटली वो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में ही बताएंगे, वो उसी में बताएंगे। मिट्टी के प्रकार, उसमें उगने वाली फसलों की जानकारी, मिट्टी में कोई बीमारी है उसको चेक करने का तरीका, बीमारी को ठीक करने के लिए उसका उपचार, मिट्टी के अंदर उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के तरीके, ये सब सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के टॉपिक में है। तो जैसे तो- बायोडाइवर्सिटी जो होती है, हाँ हमने कहीं पे भी बायोडाइवर्सिटी डेवलप की जी, किसी भी लैंड, तो जैसे उस पे आपने कहा कि हम कोई भी तरीके का फसल ले सकते हैं या कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं किसी भी एरिया में, चाहे वो किसी भी जोन में हो। जी। तो ये कितना टाइम लगता है जैसे कि बायोडाइवर्सिटी डेवलप करने 3 में? year। ड्यूरेशन 3 ईयर चाहिए, 3 ईयर। 3 ईयर चाहिए। फिर उसके बाद वो यूनिवर्सल लैंड हो जाती है। फिर हाँ, फिर 3 साल के बाद तो फिर काफ़ी अच्छा स्टेटस सुधरने लग जाता है। तो पहले साल सफ़र का पीरियड रहेगा, सेकंड ईयर थोड़ा थोड़ा रूटीन पे आएगा, थर्ड ईयर से लेकिन अच्छा बैकअप बन जाएगा। अच्छा क्या है कि हम लोगों ने अभी खेती के स्टेटस को मतलब बिगाड़ दिया है, ओवरऑल बात तो यही है, सही ठीक है। अब इसको सुधारना है ना, तो एकदम से तुरंत तो आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आएंगे, अब थोड़ा जैसे वक्त हमने लगेगा। स्टार्ट किया, दिस इज आवर लैंड, हमने 25% में हमने मल्टी लेयर का स्टार्ट किया, जबकि वो बहुत केमिकल सब ले चुका है, और बाकी जो है उस पे हम वैसे केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे धान हुआ, जो भी हम डीएपी जो भी डालते हैं, पर इस पे हम 25% लैंड पे जैसे हमने इसको स्टार्ट किया। उसका मैनेजमेंट भी समझाएंगे। वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग वाले टॉपिक पे आपको ये बताएंगे कि अगर आपका पड़ोसी या आप स्वयं बाजू वाले खेत में अगर किसी और पैटर्न पे काम कर रहे हैं, लाइक केमिकल डाल के कर रहे हैं, तो आपका उसका प्रभाव आपके फार्म पे ना पड़े, उसके बचाव के क्या उपाय हैं, इस पे भी बात करेंगे। सब ये 360 वेराइटीज का फाइलर मल्टीलेयर मॉडल्स है ना, हाँ। आप दीजिए। हाँ, उसमें पूरा वेजिटेबल्स का कवर कर रहा है, पूरा वेजिटेबल, सब तो वेजिटेबल कंप्लीटली, ईच एंड एवरी वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन भी, कॉम्बिनेशंस भी है। इवन ब्रोकली पे भी काम किया हमने, लेट्यूस पे भी काम किया, इसके साथ क्या क्या उगा सकते क्या हो, क्या वो उगा पूरा- सकते हैं, एक्जोटिक जो वेजिटेबल्स हैं सब पे एक्सपेरिमेंट किए। अभी भी हम करीब करीब 100 से 150 फसलों पे ट्रायल कर रहे हैं। कुछ 3-4 यहाँ पे भी हैं, और बाकी के हमारे और 3-4 फार्म हैं जो वहाँ पर हम लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ठीक है, 10 तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर 2 उसमें सफल होते हैं, फिर उन पे रीट्राई होता है। अगर वो पहली राउंड में सक्सेस हुए तो उनको ऑथेंटिक नहीं माना जाता, क्योंकि वो हो सकता है पहली बार किसी और कारण से सफल हो गए हों, है ना। मिट्टी का कार्बन अच्छा हो, उस समय उनको पानी अच्छा मिल गया हो, हमने टाइम पे लगाया हो, हमने कुछ और अच्छा किया हो, कुछ और अलग से प्रोटोकॉल मिल गया हो, फिर उसको सामान्य फॉर्मेट में वही कॉम्बिनेशन रिपीट लगाते हैं। अगर वो परफॉर्मेंस दे गया तो दिस इज़ ओके, फिर वो कॉम्बिनेशन में आ जाता है। तो ऐसे अभी 100 पर हमारे और ट्रायल डले हुए हैं। अभी गेहूं पे कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। 298 वेराइटियों पे हम लगातार 7 सालों से काम कर रहे हैं। 298 वेराइटीज़ ऑफ वीट इंडिजीनियस, ठीक है। 17 एकड़ में ही करे। नहीं, यहाँ नहीं, पूरा यहाँ नहीं है सारा काम, सब फैला हुआ है अलग अलग फील्डों पे, है ना। तो उसमें से अभी हमारे पास 16 वैरायटी ही सीड बैंक में आ पाई, जबकि 298 वैरायटियों पर काम चल रहा है। अच्छा, आप 360 वेराइटी जो बोला था ना, वो आप जो सीड्स डाला था वही को भी आता होगा, हम दूसरा सीड्स नहीं, हम, सीड्स आप कोई भी डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ, सीड्स आप हाइब्रिड भी यूज़ कर सकते हैं और देसी भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ के हमारे बीज भी कर सकते हैं। वही सेम चीज़ दूसरे मतलब जगह के बीजों के साथ में भी कर सकते हैं। मतलब जैसे एक बीज है जिसमें हमारी लौकी के गुण अलग हैं,
फिर आपने और दूसरी एक देसी लौकी ली, उसके गुण थोड़े डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल ये लंबाई में ज़्यादा होती है, वो लंबाई में थोड़ी छोटी होती है ना। पर लौकी ये भी सेम कॉम्बिनेशन में लग सकती है, वो भी लौकी सेम कॉम्बिनेशन में लग सकती है। मतलब सीड से उसका कोई लेना देना नहीं है। सर मल्टी लेयर फार्मिंग में वेजिटेबल्स के अलावा कुछ और लगा सकते हैं, जैसे ग्रेन्स का कॉम्बिनेशन ग्रेन्स में देखो अभी मैजिकल हमने प्लांट? पल्सेस में काम किया है, मूंग काम कर लिया इसमें, उड़द भी काम कर लिया, अरहर पे भी काम कर लिया, चना भी उगा लिया, मटर भी उगा लिया, मसरी भी उगा ली, बटरी भी उगा ली, मसूर भी उगा ली। अभी वीट नहीं उतना परफॉर्मेंस आ पा रहा है ना, मतलब मल्टी लेयर फार्मिंग। हाँ मल्टी लेयर में, ये सब ठीक है। अच्छे तरीके से सक्सेस हो गया सर। हाँ ये सक्सेस है। अच्छा इसमें जैसे अगर आपको कॉम्बिनेशन में है, 2 लेयर 3 लेयर में है वो, देखो अलग अलग क्रॉप्स, जैसे आप कहोगे कि जी हमें चना उगाना है, तो चना 4 लेयर में नहीं उगेगा, है ना, ये आप पहले क्लियर कर लो। 4 लेयर में नहीं हो, 4 लेयर में हर एक क्रॉप नहीं उगेगी। जैसे आपने कहा कि हमें टमाटर उगाने हैं, तो आप टमाटर के साथ कितनी लेयर में हो सकता है टमाटर, पहले वो फिल्टर होगा, फिर कितने लेयर के साथ में किस मंथ में हो सकता है, फिर वो फिल्टर होगा। तो ऐसे 2 फिल्टर लगेंगे कि टमाटर के साथ और क्या क्या लग सकता है। तो ये 5-7 कॉम्बिनेशन है, इनमें से आप चूज कर सकते हो आप। एक मेन क्रॉप पहले फाइनल करना पड़ेगा, हाँ। उसके साथ कौन चलेगा हाँ। डिसाइड होगा। वो टाइमिंग के हिसाब से भी है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से भी है, उसका सनलाइट के हिसाब से भी है, उसके रूट जोन के हिसाब से भी है। इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर ही कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो टमाटर को अगर उगाना है तो 3 लेयर से ज़्यादा की लेयर में नहीं होगा, वो 3 लेयर के फॉर्मेट में होगा, है ना। अगर आपको ब्रोकली उगानी है तो 2 लेयर के फॉर्मेट में होगा, वो शिमला उगानी है तो 2 लेयर के फॉर्मेट में होगा, ऐसा है। हल्दी के जगह सर जमीकंद भी चलता है अच्छा खासा। हल्दी के हाँ होगा ना, जमीकंद का हाँ बोला था कल मैंने, सूरन बोला था ना। और बेड साइज और हाइट जो है सबके लिए लगभग सेम ही रहेगी। सेम बेड साइड हाइट से सबका हाइट 6 इंच नहीं, हम लोग 3 इंच रखते हैं। और इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, अगर बेड की हाइट हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक तो लीफी वेजिटेबल को पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बेड की हाइट बढ़ाओगे, पानी ऊपर डालोगे, फटाक से नीचे आएगा, क्योंकि आपने हाइट बढ़ा दी। हाइट अगर लेवल पे रखोगे ज़मीन के, पानी डालोगे, ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा। तो लीफी वेजिटेबल और बेड हमें चाहिए ही नहीं है, पहली बात है ना, हमें बेड चाहिए ही नहीं है। बेड हमें तब चाहिए पड़ते हैं जब आप खेत में चलते हो और आपके चलने से क्रॉप डैमेज ना हो, इसके लिए हमें बेड चाहिए पड़ते हैं। तो हमारा पर्पस तो यहाँ पूरा हो ही रहा, हम चलने के लिए तो रास्ता अलग छोड़ ही रहे ना। और बेड को हमने ठीक है ज़्यादा हाइट पे नहीं लिया, खाली 3 इंच के हाइट पे ले लिया। तो इससे क्या होगा कि आपका पानी कम लगेगा, और फिर जब बारिश आएगी ना, तो यही रास्ते की मिट्टी हम एक बार थोड़ा थोड़ा निकाल के लेफ़्ट राइट कर देंगे, तो इस पर मिट्टी लग जाएगा ना, तो ये हाइट भी बढ़ जाएगा। 2 इंच हम रास्ता खोदेंगे, 2 इंच ऊपर डाल देंगे, तो 4 इंच और बेड बढ़ जाएगा, तो लगभग आधा पौना फीट का बेड हो जाएगा। मैनुअली भी कर सकते हैं, छोटी मशीन से भी कर सकते हैं। आप छोटा ट्रैक्टर होता है ना 2.5 HP का, बिल्कुल इतना सा होता वो है, अभी स्वराज में कोड बोल के एक ट्रैक्टर है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.5 से 5 HP का यूज़ कर सकते हैं आप नीचे ये बेड खोदने के लिए और मिट्टी को टिलेस करने के, उसको पावर बीडर बोलते हैं। 11 HP का है स्वराज कोड, हाँ 11 HP मिनी ट्रैक्टर, वो ज़्यादा HP हो जाएगा। हमारे पास एक और रखा है, उधर रखा है, वो 9 HP का है। एक यहाँ पड़ा है, उसका थोड़ा और ट्रिलर बोलते हैं क्या उसको? पावर टिलर, हाँ 2.5 HP को पावर बीडर बोलते हैं एक्चुअली, और 5 HP से जितने भी आगे के होते हैं उसको पावर टिलर बोलते हैं। अपने यहाँ पे मैक्सिमम जो फायदेमंद रहेगा वो कौन सा रहेगा मशीन? अगर आप ये मल्टी लेयर का मॉडल करते हैं तो 5 HP इज़ गुड, ना 2.5 ना आपको और ज़्यादा, 5 HP इज़ गुड, सफिशिएंट होता है। 5 HP आप दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ हैंड ऑपरेटेड होता है ना। तो मशीन को चलाने के लिए आदमी की तो ज़रूरत पड़ेगी, आप कोई भी मशीन यूज़ करोगे। कि हम जैसे ये स्टार्ट करना चाहें, जी ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाना है जी। हमें, तो सबसे पहले तो हमें इसको मास्टर करना पड़ेगा कि हम इसे कैसे, क्योंकि हम लेबर को कैसे समझाएंगे। लेबर को ही हम, जब हमें ही नहीं आएगा तो हम लेबर को कैसे बताएंगे कि ये चीज़, इसमें ट्रेनिंग हमारी कैसे होगी, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी तो ये है कि इसमें ट्रेन आप होना 7 दिन के लिए इसीलिए आए हैं कि जो है ना हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, कल हमने एक बेसिक्स के बारे में बात किया, आपको मोटा मोटा कॉम्बिनेशन और क्रॉप्स के बारे में भी बात किया, मॉडल के बारे में बात किया।
एंड सेकंड हाफ से आज हम लोग प्रैक्टिकल करके यही सीखेंगे कि हमें मिट्टी को तैयार कैसे करना, लेआउट कैसे करना, स्ट्रक्चर कैसे बनाना, हर एक स्टेप्स के बारे में हम आपको बताएंगे। इसलिए ये प्रैक्टिकल शिविरों का आयोजन किया जाता है। अदरवाइज़ तो 2 डेज़ का और 1 डेज़ का सेशन इज़ इनफ। हमें अपना कॉन्सेप्ट दिखाना है, इतना में कितना टाइम लगेगा? ठीक है भाई, आओ देख लो जाओ, है ना, 1-2 घंटे का काम है, ठीक है। बट आपको रियली में अगर समझना है कि हाँ नहीं इसको हमें रिप्लिकेट करना है, तो फिर आपको वक्त देना पड़ेगा और पेशेंस के साथ हर प्रैक्टिसेस को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो 2019 के पहले तो हम ऐसे ही ओरल सेशन करते थे ना। ओरल मतलब दिखा के करते थे, उसमें भी ऐसे नहीं था कि खाली बोलने वाला करते थे, दिखा के करते थे। पर दिखा के करने से ताजमहल जैसी बात है ना, आप कितने लोग गए ताजमहल देखने के लिए, फ़ोटो भी खींच के लेके आए, अच्छा भी लगा। किसी ने बना पाया क्या आज तक? नहीं बना पाया ना, क्योंकि ये फैक्ट है भाई, ये रियलिटी है। देखने से आपको चीज़ अच्छा लग रहा है पर आप भी तो कर पाओ वो। तो ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया 7-7 दिन का, 5-5 दिन का, कि आप 7 दिन यहाँ पे रह के ये सीख पाएँ, ये समझ पाएँ कि किसान रहता कैसा है, खाता कैसा है, काम कैसा करता है, लिविंग क्या होती है उसकी, कैसे माहौल होता है, क्या होता है वो। ये प्राथमिक है आपका, ये प्राइमरी है। जब ये आप फेस कर लेंगे तो आप फिर फार्मिंग में जाके एंट्री मार सकते हैं और आप हर परिस्थिति में रह के काम कर सकते हैं। तो यहाँ आपको हर एक चीज़ का हम प्रैक्टिस कराएंगे, नो चिंता। वन ईयर होने के बाद मल्टी लेयर का फिर एक बार टिलिंग करके फिर बेड बनाने का, और अच्छा कंपोस्ट थोड़ा डाल के टिलिंग करके और फिर बेड बनाना, फिर बेड बनाना, तब वो हम हर एक स्टेप करेंगे। अच्छा कुंडरू रहता, कुंडरू को ऐसा छोड़ कुछ नहीं होता क्योंकि वो बैम्बू के पास में लगा है। 1-2 रूट अगर टूट गई तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा हमारे 1-2-4 बाल गिर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी बात बाल जो लगाया है सर, इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए इसको अगर ऑयल लगा के लगाते आपको फर्क पड़ेगा। तो क्रॉप के लिए कोई दिक्कत होता है उसमें? कैसा कैसा फिर से बोलिए। ये जो बैम्बू है वेजिटेबल लगाते हैं, जैसे बारिश होती है तो ये थोड़ा जल्दी खराब होता है। हम क्या करते हैं कि जो ज़मीन के अंदर डालते हैं ना उसको पेंट करते हैं। तो ज़मीन के जो अंदर डाला जा रहा पार्ट उसको आप पेंट कर दीजिए, जो ज़मीन के ऊपर पार्ट है उसको पेंट करने की खास आवश्यकता नहीं है। उसका कारण है पानी गिरता है, ये बैम्बू है यूँ खड़ा होता है, पानी गिरा भीगा, अभी पानी गिरना बंद हुआ तुरंत सूख गया। नीचे का पार्ट लेकिन हमेशा गीला होता है, उसको हम फिर गीला करके वो करके रखना होता है। क्या लगाते हैं जनरल? पेंट लगाते हैं, जनरली डामर पोत देते हैं सड़क वाला, और नहीं तो जो हम प्लाई पे पेंट करते हैं हाँ प्राइमर, उसको भी हम पोत सकते हैं। और नहीं तो आप गाड़ी का जला हुआ ऑयल भी पोत सकते हैं, सबसे बेस्ट। वो ऑयल अगर ऊपर बाम्बू लगाने से पोल लगाए तो भी चलता है, चल सकता है पर कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। और लाइफ ज्यादा होगी ना। हाँ लाइफ ज़्यादा होगी, सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी उसमें। हाँ अच्छा, अपना चारों बाजू बॉर्डर में हाँ झाड़ है, जी जैसा आम का है, केसर केरी का है, नीम का है, जी, तो उससे कोई नुकसान है? नहीं कोई नुकसान नहीं है ना। नो नो। केसर जो ये बड़ा हो गया उसको काटना पीटना कुछ? हाँ वो आपको प्रूनिंग करना पड़ेगी, मतलब थोड़ा आप कटिंग करके, इतना बड़ा मत होने दीजिए। अभी तो हम 5-6 साल से कर ही नहीं पा रहे हैं, हर बार नीम का झाड़ कम से 15 साल हो गया, समझो ना। हाँ हाँ काटते हैं 12 महीने में। हाँ डालियाँ आप छांट दीजिए, बाकी आप होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम कोई निकालने का जरूरत नहीं। नहीं 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 उससे कोई नुकसान है? नहीं नहीं नहीं, नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदा बहुत सारे हैं। उनको बस आप प्रूनिंग करते जाइए ताकि वो अपना ऑरा यूं ना फैला के थोड़ा यूं कर ले बस, है ना, ऐसे। अभी ये 5 लेयर मॉडल में जी हम फ्रूट प्लांट्स हाँ डाल के अभी बाकी का चीज़ जो है वो डाल के, वो जब फ्रूट प्लांट बड़ा होता तब ये निकाल के और दूसरी जगह पे और ऐसा का फार्मिंग डाल के, तो ये फ्रूट प्लांट बढ़ जाता तो सॉइल भी एकदम अच्छा हो रहा है ना। हाँ हाँ तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो पर लेकिन आप इसको खोल दोगे ना वापस मिट्टी वैसे हो जाएगी फिर। अच्छा, क्योंकि मिट्टी जो है ना हरदम जो बनी होती है अंदर, तब तक वो छाया आएगा, एक बड़ा हाँ फर्क तो पड़ जाएगा पर नुकसान 30% तो हो ही जाएगा फिर भी। क्योंकि ऊपर का जो हवा का एक रहता है ना कि ठीक है हवाएं चल रही हैं, लग रही हैं हवाएं, लपट लग रही है, ठंडी हवाएं लग रही, गर्म हवाएं लग रही, उससे बैक्टीरिया डैमेज होते हैं। भाई मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं, बहुत सूक्ष्म जीव काम कर रहे हैं, अगर उनका कंफर्ट नहीं रहा तो वो मर जाएंगे।
मरेंगे तो मिट्टी डेड हो गई। भाई बैक्टीरिया जिंदा है इसीलिए मिट्टी मिट्टी है, और बैक्टीरिया मर गया मिट्टी पत्थर है, बंजर है, ऐसा है। तो बैक्टीरिया को लिविंग करने के लिए, जीने के लिए भोजन चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। तो भोजन उसके अंदर है ऑलरेडी, कार्बनिक मैटर, ठीक है, जो हम बायो डिस्पोजेबल खाद के रूप में देते हैं। दूसरा, हवा ऑलरेडी चल रही है तो वो मिल रही है उसको, हवा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मॉइस्चर बस आपको देना पड़ता है। और आप नहीं दोगे तो बारिश में अपने आप मिलता है, और बारिश में अपने आप मॉइस्चर मिलने से क्या होता, प्लांट्स अपने आप उग जाता कि नहीं उगता। तो प्लांट्स अपने आप इसलिए उगता क्योंकि मिट्टी के बैक्टीरिया एक्टिव हो गए हैं अब पानी मिलने से, और वो फिर पौधे को बना देते हैं, फीड बना देते, फीड देते जाते हैं। हम ये मॉडल 5-6 इयर्स तक चलाते हैं जी। तो उसमें जो जमीन का कुछ करना नहीं पड़ता है क्या? ट्रिलर से कर दिया तो बस होता है? ट्रिलर से ही काफ़ी है। हम लोग तो यहाँ पे फिर भी पावर टिलर यूज़ कर लेते हैं। हमारा जो जहाँ हमने शुरू किया था काम, तिली जगह है 10 डिसमिल भूमि जहाँ हमने किराए से लेके किया था काम शुरू, वहाँ पे पूरा 3 एकड़ 2014 से आज तक एक भी ट्रैक्टर नहीं आया, ना छोटा ना बड़ा। 3 एकड़ में करते हैं। ये बैल से हो सकता है? बैल की भी ज़रूरत नहीं है, इतना सॉफ्ट है मिट्टी कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप कभी अलग अलग समय पे यहाँ पे आके देख सकते हैं। अभी जब हल्दी का हार्वेस्टिंग होएगा ना नवंबर में, आप कभी ऐसे ही चक्कर आके मार के जाइए। हम लोग टिलेज करते हैं और आलू शिफ्ट कर देते हैं, कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। मिट्टी इतनी सॉफ्ट होती है कि आपको टिलेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा मैनुअली शेप देना पड़ता है, ठीक है, उतना दे लो क्योंकि उतना प्रैक्टिस भी ज़रूरी है आपकी बॉडी को, है ना। हम लोग जिम जाके प्रैक्टिस करते हैं, उतना प्रैक्टिस अगर आप थोड़ा इसमें कसरत करेंगे तो फिजिकली फिट भी रहेंगे, कुछ भी बढ़ेगा नहीं, प्रॉपर मेंटेन रहेगी बॉडी, और मतलब जो है ना शरीर के हर एक अंग की एक्सरसाइज होगा। वो छोटे छोटे पत्थर रहे तो भी ऐसा छोड़ सकते बिल्कुल चलेगा। और जो तो हल्दी का क्रॉप निकाला तो वो सब निकाल के बाहर फेंक देते हैं, उधर ही करते? नहीं, क्रॉप बायो वेस्ट नहीं, वो वेस्ट सारा बाहर लेके आते हैं, फिर उसका देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, उसका फिर वो करते हैं। तो वेस्ट वहीं पे नहीं पड़ा रहने देते हैं। एक्चुअली फार्मिंग जो है ना, जीने का एक बहुत अच्छा एक लाइफ स्टाइल भी है। फार्मिंग जीने का एक अच्छा तरीका भी है, क्योंकि इसमें आप हरदम फिजिकली कुछ ना कुछ एक्टिविटी में रहते हैं, और फिजिकल एक्टिव होना शरीर के लिए आवश्यक होता है। नहीं, मेंटल एक्टिव भी होना पड़ता है, लेकिन फिजिकली एक्टिविटी से देखो, ये चिड़िया भी मांसाहारी चिड़िया होती है, और ये भी इल्लियों को खाती है, ये जो बैठी है अभी, है ना। हाँ, पूंछ भी है और उसकी मूंछ भी है, दोनों चीज़ें हैं। उसको इंडियन फ्लाई कैचर बोलते हैं। यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो आपको सैकड़ों तरह की बर्ड्स मिलेंगी। वाइट भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, पिंक भी है, ब्लैक भी है, कत्थाई भी है, सब कलर की बर्ड्स है, छोटा बड़ा अलग अलग तरह का बर्ड्स है। इसमें आपने मुझे बोला था 2 लेबर की जरूरत है, हाँ। पर डे। हाँ, तो वैसे उसकी एक्टिविटी क्या रहेगी? जो भी फार्म पे रहेगा डेली अपडेट कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। डेली अपडेट रहेगा। डेली कुछ ना, हार्वेस्टिंग भी वही करेंगे? हार्वेस्टिंग से लेकर सब कुछ वही मेंटेन करेंगे। ठीक है, अभी बारिश आ गई साहब, अब उसमें मिट्टी चढ़ाने का काम है, ठीक है, वो चढ़ाएंगे। फिर ठीक है, प्लकिंग करने का काम है, कोई वेजिटेबल तोड़ने का काम है, वो तोड़ेंगे। ठीक है, कहीं नेसेसरी इधर उधर घास आ गई उसको प्लक करेंगे। ठीक है, कहीं लताएं चल रही हैं वो इधर उधर फैल रही हैं, उनको शेप देंगे। फॉर 1 एकड़ के लिए दो लोग चाहिए परमानेंट। फॉर 1 एकड़ और फॉर 5000? नहीं, 5000 स्क्वायर फीट फॉर 44,000 स्क्वायर फीट। नहीं, 5000 तो 1 एकड़। और 5000 स्क्वायर फीट के लिए तो आप खुद अपना 2 घंटा डेली दोगे तो हो जाएगा। वो आप खुद करो। हाँ ये सही है। अच्छा, ये इसको वो सॉइल को कंटिन्यूस हम फसल डाल रहे हैं ना, उसको रेस्ट देने की जरूरत नहीं? सॉइल को रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, वो तो 15 दिन का गैप वैसे भी छूट जाता है। जैसे आपने आलू निकाल लिया ना जब जनवरी में, तो ठीक है, आप तुरंत नहीं लगा पाते हो, क्योंकि मेंटेनेंस करना, ठीक है, ये चेक करना, ये करना, सीड की तैयारी करना, ये फसल को बाहर ले आना, फिर नई तैयारी करना, बेड शेप करना, 15 दिन का गैप ऑलरेडी हो जाता है, वो उतना ही पर्याप्त है। तो वो 15 दिन थोड़ा ज़्यादा धूप रहता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बैक्टीरिया का बनने का चांस। धूप पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा।
थोड़े डैमेज होंगे ऊपर के बैक्टीरिया, वो 5-7% उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर से वापस कंफर्ट जोन मिल जाएगा। बैक्टीरिया एक बार फिर एक्टिव हुए तो साल भर फिर एक्टिव रहेंगे, ऐसे रहता। बैक्टीरिया का लिविंग आपको पता है कितने देर का होता है, कितना दिन का होता है? हमारा लाइफ मान के चलो 60 to 70 या 90 ईयर का है, तो बैक्टीरिया का लिविंग होता है ओनली 3 मिनट का। 1 मिनट का उसका चाइल्ड पीरियड होता है, 1 मिनट का यंग पीरियड होता है, 1 मिनट का ओल्ड पीरियड होता है। मतलब 1 मिनट का बचपन, 1 मिनट का जवानी और 1 मिनट का बुढ़ापा, ठीक है। और उस 1 मिनट में ही वो लाखों की पॉपुलेशन बढ़ा के चला जाता है। तो बहुत प्रकृति में जो है ना, इतने फास्ट और इतने व्यवस्थित काम होते हैं कि बिना किसी के इंस्ट्रक्शंस के और बिना किसी मतलब कहना चाहिए दुविधा और परेशानी या उलझन किसी भी तरह की पैदा किए बगैर प्रकृति अपने सारे काम व्यवस्थित तरीके से करती है। सोचो, मानव एक जगह पे अगर 100 लोग हो जाएं तो कितनी तकलीफ पैदा हो जाती है। मिट्टी के अंदर करोड़ों अरबों स्पीसीज है बैक्टीरिया की, लेकिन कितने व्यवस्थित काम कर रही हैं। कोई चिल्ला चोट नहीं कर रहा है, सबको ही अपने अपने काम में लगा है। जिसको फास्फोरस लाने का काम मिला है वो फास्फोरस लेके प्लांट्स को दे रहा है, और झगड़ा भी नहीं कर रहा है आपस में कि वो झड़क गए तो बैठ गए, अब वो आम बैठा है फास्फोरस लेके आओ, है ना। मतलब सोचो जरा, अमेजिंग करो, मतलब हमसे लाख गुना बेटर हैं वो, और बिना एजुकेशन के। उनको 20 साल पढ़ना भी नहीं पड़ता है। हम तो 20 साल पढ़ाई में खर्च करते पहले। ये नहीं होगा ना, नेता नहीं होगा। ये सही कहा आपने, कोई भी नेता नहीं है उनका, ये बात है। वो सिर्फ अपनी नीति पे ही काम करता है। हाँ, वो नेता नहीं। कुदरत ने देखो उनको जो नीति दे रखी ना, वो उस नीति को नियत के साथ करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हमें पता है ना, जीवों से ज़्यादा सीखना चाहिए। मैंने केंचुओं से इतना सीखा है, आपको मैं क्या बताऊं। मतलब डिसिप्लिन आपको सीखने को मिलेगा, डेडिकेशन सीखने को मिलेगा, पेशेंस सीखने को मिलेगा, ऑनेस्टी सीखने को मिलेगी, निस्वार्थ भाव सीखने को मिलेगा। आप एक बार सोच के देखो, इंसान को आप एक थप्पड़ मार दो, झगड़ा हो जाएगा, और झगड़ा होगा तो पता नहीं वो बात कहाँ तक पहुँचेगी, किसी को अंदाज़ा नहीं है। और फिर वो मतलब ऐसे हो जाएंगे हमेशा के लिए आप। लेकिन आप देखो, कुदरत के जीवों की हमने कितनी हत्या की। सोचो आप, हमने एक बार यूरिया डाला तो कितने करोड़ जीव मर गए, कितने केंचुए मर गए, उनके बाल बच्चे भी मर गए, उनके माँ बाप भी मर गए, भाई बहन जो भी होंगे उनकी जनरेशन में वो सारे मरे। ठीक है, कोई बच गया, तब भी उन्होंने बुरा नहीं माना कि यार हमारी नस्लों को इन्होंने मार डाला, अब हम इनका कोई काम नहीं करेंगे। आज हड़ताल कर देते हैं, पानी रिचार्ज नहीं करते, मिट्टी को पोला नहीं करते, जाओ जो करना कर लो। आज तक किसी भी जीव ने इस तरह का दुर्व्यवहार इंसान के साथ नहीं किया, लेकिन इंसान दूसरे इंसानों के साथ भी दुर्व्यवहार करता है, और नेचर के जीवों के साथ में तो जाने अनजाने में कर ही रहा है ना। हम अनजाने में सारे काम करते हैं, और कई बार तो हम जानबूझ के भी करते हैं। आप जो भी मिट्टी के साथ में अपना प्रोटोकॉल लगाते हो, उससे मिट्टी के जीवाणुओं की जो व्यवस्था है वो सारी डैमेज होती है। असंख्य लाखों जीव मर जाते हैं एक बार के केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से। अब ये बात आपको समझ ही नहीं आ रही, तो ये बात बहुत गंभीर है और समझने की ज़रूरत है। मैं आपको एक लाइन बोल दूं जो आप मुझे याद आ रही है अभी, तो मैं अभी बोल देता हूं आपको। भगवान को अगर आपको पूजना है, और भगवान को आपको उपासना करनी है, और भगवान को आपको खुश रखना है, तो भगवान की एक बात आप कहीं मान लो, आपको कुछ भी जीवन में करने की ज़रूरत नहीं है। ना गीता पाठ करने की ज़रूरत है, ना रामायण पढ़ने की ज़रूरत है, ना अखंड रामायण करने की ज़रूरत है, ना भगवान के सामने अगरबत्ती फूंकने की ज़रूरत है, ना नारियल फोड़ने की ज़रूरत है, ना माथा भी टेकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक लाइन मान लो, और वो भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर मानव का रूप लेके जब वो जाने लगे, तब वो एक संदेश दे के गए पूरी समूची मानव जाति को, जीवो रक्षा परमो धर्म, जीवों की रक्षा करो, यही परम धर्म है। और उन्होंने वो इसलिए कहा क्योंकि ये जीवों के माध्यम से ही पूरी सृष्टि का उन्होंने संचालन का दायित्व दे रखा है। कौन क्या करेगा वो काम दे रखा है। अब यहाँ पे आप जीवों को मार दे रहे हो, केमिकल का दवा स्प्रे करके गए, और भगवान हनुमान जी के सामने अगरबत्ती घुमा रहे हो, तो हनुमान जी कहाँ से खुश होंगे? क्योंकि आपने उसकी बनाई रचना को तो आपने डैमेज किया,
उसके बनाए हुए संसार को आपने उसका तिरस्कार किया और उधर जाके आप माथा टेक रहे हो, तो भगवान आपसे कभी खुश नहीं रहेगा। ये गारंटी की बात है, गारंटी है ये। तो इसीलिए भगवान ने जब धरती पे आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जीवों की रक्षा करो, यही परम धर्म है। मतलब सारे धर्म छोड़ दो लेकिन जीवों की रक्षा करो। जीवों की रक्षा के लिए सारे धर्म को निग्लेक्ट करते हुए ये धर्म निभाओ। अगर आपने जीवों की रक्षा कर ली और संसार में कोई भी धर्म नहीं निभाया तो समझ लो आपने सारे धर्मों का आपने पालन किया, अगर जीवों की रक्षा की। ये जो हम कुदरती खेती की आज हम लोग बात कर रहे हैं, ये आय का केवल साधन नहीं है, ये जीने का एक, कैसे हमें जीना चाहिए ये भी सिखाता है ये, और हमें क्या करना चाहिए ये भी सिखाता है। मानव का कर्तव्य भी सिखाता है, जीने की राह भी दिखाता है, और एक आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल भी देता है। तो एग्रीकल्चर केवल इनकम का साधन नहीं है, एग्रीकल्चर कई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मानव बनाता है इस धरती पर, कि आप मानव हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है वो खेतीबाड़ी आपको सिखा देती है, जब आप उसको करोगे तब। लेकिन ठीक है, ऊपर ऊपर हम पढ़ेंगे ना, नहीं आएगा समझ में। अभी हमको भी नहीं आया था समझ में, इतना जो समझ में आया वो अंदर से काम करते करते समझ में आया। जीवों की रक्षा ही इस संसार का सबसे बड़ा धर्म है, और जैविक खेती के माध्यम से, इस खेती के माध्यम से हम जीवों की रक्षा ही करते हैं और ईश्वर हमसे प्रसन्न रहते हैं। फिर ऑटोमेटिकली फिर प्रकृति आपको ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स करती है, वो पावर आपके अंदर आएगा, वो आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। फिर कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है। और एक बात और जान लो, सिंपल सी बात है भाई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ है? आपका मैन्युफैक्चरिंग कोई प्लास्टिक से, कोई आयरन से, या आपकी बनाई हुई कोई धातु से हुआ हो तो बता दो कि भाई इसका मैन्युफैक्चरिंग आपने फैक्ट्री में किया था और इससे मिला के ये इंसान बना है। तो अगर उससे मिला के बना है तो आप फिर अपने नियम बनाओ, चलाओ उस पर, क्योंकि आपने अपना रॉ मटेरियल से बनाया आपको। सही है कि नहीं? जैसे आप एक मशीन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक आपने मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग किया, तो मोबाइल पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? आपका प्रोटोकॉल काम करेगा, क्योंकि आपने वो डिवाइस बनाई है, आपके पास उसका पूरा है चलाने का सिस्टम कि ये ऐसे बटन दबेगा तो ये ऑपरेट ऐसे होएगा। लेकिन ये तो कुदरत है ना भाई, आप भी तो कुदरत हो, 5 तत्वों से मिलके बने हो। आपके अंदर कोई प्लास्टिक एलिमेंट नहीं है कि वो प्लास्टिक के नियम से चलेगा। मतलब इसका ये है कि आपकी बॉडी आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और जब आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो आपके नियम भी नहीं चलेंगे इस पे किसके नियम चलेंगे? कुदरत के नियम चलेंगे, जिनसे मिलके आप बने हो। और ऐसे ही पेड़ पौधे और वनस्पति और फसलें, ये सब प्रकृति के नियम के अनुसार चलेंगी, क्योंकि ये उनका हिस्सा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो हम लोग अपना प्रोटोकॉल लगाते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं, और कोई बात नहीं है ना। और कोई सवाल कल से रिलेटेड, लेयर फार्मिंग से संबंधित या इंटर या मिक्स क्रॉपिंग से संबंधित? मिक्स क्रॉपिंग किए तो हर साल वो अलग अलग फसलें लगाना चाहिए क्या? उसके भी कॉम्बिनेशन है, उसमें भी आप सेम फसलें कर सकते हो, कॉम्बिनेशन उसमें भी है। अगर आप वही का वही कॉम्बिनेशन रिपीट करोगे तो कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट पे आपको टिकना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट ये है, बैलेंस एंड कंप्लीट डाइट, संपूर्ण एंड संतुलित आहार। ये जीवन में हमारे लिए भी आवश्यक है, और यही चीज़ सेम जीवन में इनके भी आवश्यक है। हम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाते और नज़रअंदाज कर जाते हैं। हम सोचते हैं यार खाद तो डाल दिया, ये तो ठीक है, लंबे समय तक चलने वाला है, तो अभी इसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैलेंस और कंप्लीट डाइट आवश्यक है। तो जब हम इनको पौधों को कंप्लीट और बैलेंस डाइट देंगे तो निश्चित ही ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, है ना। ये फ्रूट्स के लिए कैसे है? फ्रूट्स के लिए भी सेम प्रोटोकॉल काम करेगा, मतलब कॉम्बिनेशन उनमें भी है ना। हाँ, पर फ्रूट्स में आप मतलब लेयर में नहीं कर पाओगे आप, मतलब फ्रूट्स तो फ्रूट्स ही कैटेगरी होगी, फिर उसके साथ में आप दूसरे साथ में पैरेलली फ्रूट्स नहीं उगा पाओगे। मतलब एक ही इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं। हाँ, इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं, मिक्स भी ले सकते हैं फ्रूट्स के लगा के बीज जी, उसको अंदर में डेवलप कर फिर बाहर लगा दें। हाँ कर सकते हो। वो इसके अंदर तो कितने लोग नर्सरी का काम कर रहे हैं। वही इसीलिए ने पूछा, नर्सरी भी है, हाँ धूप भी है, बिल्कुल सब कर कुछ सकते भी हैं, है। बिल्कुल 100% कर सकते हैं। इसमें कितना बढ़िया नर्सरी सिस्टम होता यही है। रहेगा फिर पपैया का आपका। वगैरह नर्सरी कर सकते हैं। 100% आप हर चीज का नर्सरी ग्रो करिए। 1 एकड़ का ये बना लिए तो आप समझ लो आपने 50 लाख का काम कर दिया।
1 एकड़ का पॉली हाउस 50 लाख रुपए में बनता है क्या? आप नीचे नर्सरी उगाइए, आराम से उसमें काम करिए, कोई कूलर पंखा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर आप अपनी एक लता वाली फसल भी उगा लो, तो एक फसल की फसल हो जाएगी और नर्सरी की नर्सरी हो जाएगी। तो बहुत जितने लेवल पे इसका मतलब वो किया जाए अध्ययन, उतने पैरामीटर पे ये खरा उतरता है, हर पैरामीटर पे। तो फ्रूट्स के जो छोटे पौधे होते हैं वो नहीं लगाए जा सकते, लगा जो ज़्यादा फैलते नहीं है? लगा सकते, आप अनार फैला सकते हो इसमें। हम लोग राजस्थान में ट्रायल कर रहे हैं, अभी जैसलमेर में अभी हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। अनार के बाग में कर सकते हैं। हाँ, अभी ट्रायल कर रहे हैं अनार अभी। तो पेड़ पे उगता है, क्रीपर्स थोड़े ना होते हैं। हाँ नहीं, हाँ झाड़ होगा तो इसके अंदर होगा ना झाड़। जैसे चीकू है, हाँ? छोटे पौधे। अभी आपको मालूम होना चाहिए, इजराइल में इन लोगों ने क्या किया है कि पॉली हाउस के अंदर ये फ्रूट उगाने का इन्होंने चालू कर दिया है ना। सो पपाया उगा रहे हैं, मैंगो उगा रहे हैं, हाई डेंसिटी एंड प्रूनिंग कॉन्सेप्ट पे ये लोग पॉली हाउस के अंदर बड़े बड़े कटहल तक उगा रहे हैं वो लोग उसके अंदर। उससे क्या हो रहा है, क्वालिटी आ रही है उनकी, थोड़ी इम्प्रूव होके आ रही क्वालिटी, क्योंकि ओपन इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स रहता है उसका उतना क्वालिटी नहीं आ पाता है, बिकॉज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ध्वनि पॉल्यूशन, फिर आपका विंड, तेज़ धूप, तेज़ हवा, तेज़ बारिश, इन सब के कारण वो क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो पाती। बट हमारा उनसे कई गुना एडवांस है, क्योंकि इसमें बुरा इफेक्ट रुकता है पर इफेक्ट होता है ना। हाँ प्लीज़। मैं यही बोलना चाह रहा था कि इजराइल की बात तो सब लोग करते हैं जी, लेकिन कोई ये ध्यान नहीं देता कि वो डेजर्ट एनवायरनमेंट में काम कर रहे हाँ, हैं, तो definitely। उनको मॉइस्चर ट्रैप करना है वहाँ पे, Right, है ना, ह्यूमिडिटी क्रिएट करना है। बिल्कुल। हमारे लिए सब कुछ नेचुरल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको बिगाड़ रहे हैं कि नहीं इजरायली फॉर्मूला लगाएंगे। एक्चुअली पता है क्या है सर, चक्कर ये है ना कि हमारे देश में अगर हमारा ही कोई भाई आगे बढ़ेगा ना, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सही बात है ना, हम उसकी टांग खींचने में और उसकी कमियां निकालने में लग जाते हैं बैठ के, है ना, कि देखो यार ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। जो अच्छा ही है ना वो उसको नहीं देखते हम। हमारी एक कमी है हमारे भारत के लोगों की, इसलिए तो ये कई वर्षों से गुलाम होता चला आया है, दूसरे लोगों ने शासन किया, इसीलिए तो, क्योंकि उनको पता है कि ये तो आपस में अपना झगड़ते रहेंगे, तो दूसरे लोग जो है ना उस पर शासन करते हैं। आज भी तो वही हो रहा है ना। आज हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाहर जाते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। अरे भाई, एक गांव में जो लुंगी लपेट के काम कर रहा है, आप उसके पास जाइए, उसके पास वो विद्या है जो दुनिया को अन्न खिलाने की पावर रखती है। आप वो प्लास्टिक की चीज़ें आप भारत में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस की, मैं विरोध में नहीं हूँ किसी भी चीज़ के, क्योंकि वो विद्या हो सकती है, वो टैबलेट किसी को फ़ायदा पहुँचा रही होगी, लेकिन वो हमें सूट नहीं कर रही। हमारी कंट्री में कुदरत ने इतनी धूप दी, इतना पानी दिया, इतनी मिट्टी दी, इतनी नदियाँ दिया, इतनी प्रकार की मिट्टियाँ दी, दुनिया की हर चीज़ उगा सकते हो भारत में। उनके पास तो रेत है, बर्फ गिरती रहती है, उनके पास पानी भी नहीं गिरता। बैलेंस करना है तो केवल 5-10% उनके पास बारिश होती है, 5-10 इंच। यहाँ तो 5-10 इंच अगर आ जाए मूड पे तो एक दिन में हो जाती है। तो हिंदुस्तान तो इतना, इसलिए तो इसको रिचेस्ट कंट्री कहा गया। धरोहर है ये हमारी, मतलब विरासत है, इसी पर हम दुनिया में राज कर सकते हैं। क्या इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है, पर फिर भी हमारा दिमाग जो है ना दूसरे को एप्रिशिएट करने में, दूसरे की टेक्नोलॉजी को फॉलो करने में दिमाग जाता है। हम अपनी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करते। अब सोचो, अब आपको ये लेयर फार्मिंग का मॉडल की हम जो बात कर रहे हैं, मैं सरकार को पत्र लिख चुका हूँ कई बार कि आप इसे चाहो तो सब्सिडी में पैनल में ला के और आप इसे बांटिए। आप पॉली हाउस को प्रमोट करने की बजाय इसको प्रमोट करिए। ये सस्टेनेबल मॉडल है, किसान खुद बनाएगा, कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें 24 लाख सब्सिडी देते हो, इसमें आप 2 ही लाख रुपए दे दो। हम तो कह रहे हैं 1.5 लाख में बन जाता है, आप 2 लाख रुपए सब्सिडी दे दो, दौड़ के लोग कर ले लग जाएंगे। आकाश जी, उसमें ये है ना कि लॉबी बन जाती है हर जगह। अब प्लास्टिक की पॉली हाउस बननी है तो लॉबी है, पूरी प्रमोट कर रही है। बराबर, सिगरेट है, शराब है, तो वो कहानी हो जाती है ना। वही ना, बहुत सारे लोग लगे पूरा एक सिस्टम वो तैयार हो जाता है पहले। वही सर, वही तो पहले ऑर्गेनिक की बात हुई थी ना, ऑर्गेनिक होने से खाना सस्ता हो जाता, तुरंत एक ग्रुप बन गया कि भैया उसको सर्टिफाई करेंगे। बिल्कुल, अब सर्टिफिकेशन लेने के लिए आप 3 लाख 5 लाख रुपया सालाना खर्च करोगे। अपने किसान जुड़ चुके हैं सर, लेकिन देखिए एक अच्छा काम भी हुआ है। एक अच्छा काम ये है, भारत सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में इस मॉडल को जोड़ा है, लेयर फार्मिंग को। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो 50,000 रुपये की एक ग्रांट दी जाती है, अगर कोई व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट पे
ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है लेयर फार्मिंग के साथ में, तो उसको 50,000 की ग्रांट एवरी ईयर 3 साल तक रेगुलर दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा काम हुआ है, ऐसा नहीं है, अच्छा काम भी हुआ है। पर ठीक है, कहीं ना कहीं अब पूरे सिस्टम में गड़बड़ी है, तो एक जगह अच्छा काम होने से तो पूरा सिस्टम नहीं सुधरेगा ना। लेकिन हाँ ठीक है, देखो हम लोग जो जहाँ जैसा हो रहा है ना उसको होने दीजिए। हम लोग क्या कर सकते हैं अपने दायरे में, हमें वो काम करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इस मॉडल को अगर हम लोग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारा ही मॉडल प्रमोट कीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें ये समाधान मिल रहे हैं तो आप इसको प्रमोट करो। और अगर किसी की विद्या में कोई और समाधान मिल रहा है तो उसकी विद्या को सपोर्ट करो। मतलब किसी की विद्या को निरादर करते हुए, हर विद्या का आदर करते हुए हम उसमें खोजें कि उसमें मक्खन क्या है, और मक्खन को निकाल के हम आगे बढ़े। ठीक है, तो हम बैठ जाते हैं उसमें कमियां निकालने के लिए। अभी बहुत सारे लोग इधर पे आते हैं, वो कहते हैं यार ये तो तूफान से उड़ जाएगा। अरे भाई, चोरू में नहीं उड़ा है तो तुम पहले से, तुम्हारे दिमाग में पहले ही से उड़ के बैठा है तो फिर तो वो आपको देखो, मैं मेरे जीवन में मैंने एक बात सीखी है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत गंभीर और बहुत ज़बरदस्त बात है जो आपके जीवन में हर जगह काम आएगी। अगर किसी ने इतनी लाइन खींची है ना, आपका काम पता है क्या है? वहाँ से शुरू करके आगे ले जाओ तो ये लाइन और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर उस बंदे ने छोटी लाइन बनाई है उसको बड़ा बनाओ, अगर किसी ने बड़ा बना दिया उसको और बड़ा बनाओ, और अगर किसी ने डॉट भी रख दिया तो उससे लाइन बनाओ। लेकिन ये मत कहो कि यार ये डॉट क्यों बना दिया, यार ये डॉट यहाँ क्यों बना दिया, ये डॉट में कमियां मत निकालो, लाइन बढ़ाओ। किसी ने तो एक इनिशिएटिव लिया। आज सोचो अगर हम, ठीक है, अगर हम इस काम को आगे नहीं बढ़ाते, फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमने किसानों के साथ में बीच में काम किया, ट्रैवलिंग करते थे, अपने जेब से खर्चा करते थे, अपने जेब से लोगों के यहाँ जाते थे, सब कुछ किया, हजारों किसानों से हम मिले, हमें सीखने को मिला, हमें पता चला कि लोग किसान पानी की दिक्कत से जूझ रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं। हमें समझ में आया यार माइग्रेशन हो रहा है, इंसान के साथ ज़मीन का भी हो रहा है। एक समय पे जब हम दिल्ली जाते थे 15 साल पहले, मतलब दिल्ली बहुत पहले से डेवलप नहीं था, अभी देखते हैं तो वो 200 किलोमीटर के दायरे में फैल गया धीरे धीरे करके इन 15-20 सालों में। और आगे 20 सालों में क्या होगा? तो क्या हो रहा है, जहाँ पर ज़मीन अनाज उग रहा था उस जगह पे कंक्रीट की बिल्डिंग, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग खड़ा हुआ है, और वो बिल्डिंग में पता चला कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली लेके बस डाल दिया उसको। तो क्या हो रहा है ना कि वो ज़मीन तो माइग्रेट हो गई ना। तो ऐसे हर शहर डेवलप हो रहे हैं, ज़मीन हर दिन माइग्रेट हो रहे। एक हाईवे बनता है, 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन खराब होती है। 1 लाख हेक्टेयर पे कितना अनाज पैदा होता है, कितना टन अनाज पैदा होता है, वो अनाज अब पैदा नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, ज़मीन प्रति व्यक्ति कम होती जा रही है, ज़मीन का भी माइग्रेशन हो रहा है। तो चिंता तो हमें करनी पड़ेगी ना कि आने वाली जनरेशन को हम फूड का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो अगर हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो हम सबको मिलके आगे आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, आपने इतना एक्सपेरिमेंट किया, इसमें अब हम एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, कई लोग इसमें कमियां और ढूंढने लग जाते हैं कि यार जो है ना इसमें ये है, इसमें ये है। अरे भाई ठीक है, आपको 10 फायदे मिल रहे हैं, एक कहीं नुकसान हो रहा है, तो ठीक है, आप उस नुकसान पे भी तो उसको वर्किंग करना चालू करो कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। और अगर हो रहा है तो ठीक है, 9 तो फ़ायदा हो रहा है ना। अभी प्लास्टिक के पॉली हाउस में तो 10 के 10% नुकसान हो रहा है। ठीक है, पैसे ही आ रहे हैं ना, यही लग रहा ना आपको कि पैसे आ रहे हैं, तो वो पैसे भी तो जा रहे हैं इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए, और उससे जो कैंसर पैदा हुआ उसको ठीक करने में। तो आगे पार्ट पीछे से पार्ट, तो मतलब क्या है? उन लोगों के जाने के बाद खंबे चेक किए थे अपने मतलब जब जिन्होंने कहा कि तूफान से उड़ जाते हैं, उनके जाने के बाद अपने खंबे चेक कर लिए थे कि कहीं उखाड़ उखाड़ नहीं, अपनी बात प्रूव हमारा तो नहीं। एक्चुअली जो है ना कॉन्सेप्ट है ये, बेसिकली ये तरीका है, तरीका जो है ना काम करेंगे तो नहीं होता है। अभी हम रेगिस्तान में, अभी सऊदी अरब में थे, 5 दिन का वहाँ पे हमने कैंप लगाया। आपको मैं बता दूँ वहाँ का, अभी मैं वीडियो दिखा दूँगा आपको। वो बंदे के यहाँ हम 5000 स्क्वायर फीट का मॉडल लगा के आए थे, जहाँ पर हमने प्रैक्टिकल शिविर किया था। साहब रेत ही रेत थी। वो आदमी कह रहा था कि हम सर आपको बुला तो रहे हैं, पर अभी भी हमें मतलब ये डाउट लग रहा है कि यहाँ होगा कैसे। तो मैंने कहा आ जाने दो। तो रेत मतलब ऐसी रेत कि आप पैर रखो तो आपका पैर फिसल जाए, रेत ही रेत, सैंड ही सैंड, और गर्म लपट 53 डिग्री का टेम्परेचर। उसमें हम लोगों ने मॉडल बनाया। और मैं आपको बता दूं, वो बंदा वहाँ पर 22 साल से है। उस मॉडल के अंदर जो पालक उगी, वो अभी तक उसने कहा कि 22 साल के कैरियर में हमने दुबई में कहीं पे भी ये मिट्टी में तो ऐसी पालक नहीं उगी देखी। और जब उसने वो पालक खाई
तो उसने जो बोला कि हमने जो पालक खाया वो अंदर जाके महसूस हो गया कि वो अंदर जाके गया और डाइजेस्ट होके निकल गया। ये आज तक के कैरियर में हमने नहीं देखा। सऊदी अरब में रेत में अगर ये चीज़ सफल हो रही है, इतने खराब कंडीशन में जहाँ पर खजूर के अलावा कोई कुछ नहीं उगता, तो हम तो भारत में बैठे हैं यार, हम तो इतनी अच्छी मिट्टी लेके बैठे, इतना अच्छा पानी लेके बैठे, हमें काम करना चाहिए। कुल मिला के हम काम जितना करेंगे उतना हम चीज़ों को सीख पाएंगे और उतना हम आगे कर पाएंगे। और अगर हम कंट्रोवर्सी में फंसेंगे तो फिर बहुत है यार, दिन ख़त्म हो जाएगा, रातें ख़त्म हो जाएंगी, महीने ख़त्म हो जाएंगे, सालों ख़त्म हो जाएगी, उम्र ख़त्म हो जाएगी, कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होगा। यूं ही तो थोड़ी सोने की चिड़िया है। अभी सर एक न्यूज़ आई थी सर, 192 टन गोबर दुबई में भेजा है। तो वही तो चीज है ना, वो बहुत रिसर्च हो रहा है दुनिया में। अभी वो बंदे ने 1 एकड़ का मॉडल खड़ा कर दिया। अभी हम 2 महीने पहले थे वहाँ पर, 2 महीने में रिजल्ट आके और उसने 1 एकड़ का खड़ा कर दिया। और उसने अब जो दुबई के प्रिंस हैं उनको भी इनविटेशन दे दिया, आके देखिए। और अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है ना वहाँ की गवर्नमेंट लेयर फार्मिंग को लेकर लगाने वाली। तो ऐसे दुनिया के एक नहीं कई देशों में लोगों ने शुरू किया। 28 देशों में अपने मॉडल खड़े हैं, ये छोटी बात नहीं है। और हमें इस बात से मतलब गर्व फील करना चाहिए कि हमने आज तक किसी भी कंट्री के मॉडल को फॉलो नहीं किया। और इसलिए नहीं किया कि वो बेहतर नहीं कर रहे हैं, वो हमसे शायद बेहतर कर रहे होंगे, पर लेकिन हम भी तो कुछ बेहतर करके बताएं। सही है कि नहीं है? हम भी तो कुछ बेहतर करके बताएं। हम भी तो देखें हमारे राम रावण के ज़माने में हमारे पूर्वज कैसे खाना खाते थे। हम भी तो वो बताएं दुनिया को कि आचार्य चाणक्य के ज़माने में ऐसे खेती होता थी। उस ज़माने में तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय जब स्थापित हुआ, दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे। तो यार हम उन पूर्वजों को फॉलो करें कि उनके पास क्या साइंस था कि उस ज़माने में विदेशियों को यहाँ बुला लिया पढ़ने के लिए। तो आज तो हम इतने एडवांस हो गए, हम क्यों वहाँ भाग रहे? ठीक है, उनकी शिक्षा हमसे बेहतर होगी, पर शायद हमारी भी बेहतर होगी। तो हमें भी तो काम करना चाहिए उस पर। तो काम करेंगे तो पता चलेगा। तो ये इतनी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, हर एक किसान की ज़रूरत है। आज किसान बेचारा इतना परेशान है कि वो लागत लगाने के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोच सकता। इस मॉडल में उसको लागत कम लगेगी अगर वो बांस खेतों में मेड़ों पे लगा लें और चारों तरफ से, ठीक है सस्टेनेबल मॉडल, लेकिन अगर थोड़ा सा कहीं से सपोर्ट मिल जाए तो वो और अच्छा कर लेगा। नहीं तो खुद भी वो अपना बांस बल्ली उगा के कर लेगा उल्टा पुल्टा जैसे भी है, पर वो पॉली हाउस तो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है, वो बहुत महंगा काम है। और आर्टिफिशियल पंखे चलाओ, ये करो वो करो, करे सर जरूरत भी नहीं है। जरूरत भी नहीं, वही चीज़ है। हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वो काम करना चाहिए। वो सब्सिडी मिलने के वास्ते कर देते हैं और 2 साल में खैर ठीक है, होने मोदी जी का दीजिए। क्षेत्र है बनारस, वहाँ दिखाने के लिए एक जो है खेती करके एक कंपनी है, वो वहाँ पे लेके आए। पूरा 1,10,000 में हम आपको एक पॉली हाउस लगवाएंगे और ये सब काम करवाएंगे। 1-2 महीने चला, सारे किसान को समझ में आ गया इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे आप ज़बरदस्ती लगाए पड़े हैं। वहाँ मैं ट्रेनिंग लेने गई थी तो सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली। सर ने कहा ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए लोग पॉली हाउस लगाते हैं। क्या ठीक है, देखो हो सकता है किसी को लगा हो कि भारत में इसके लगाने से अच्छा काम हो जाएगा, तो लोगों ने ट्राई किया हो। अच्छे बुरे काम सब होते हैं देश में, पर हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हमें उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर आप आए हैं तो आप पूरा आइडियोलॉजी सीख के जाओ। मेरा तो यही कंसर्न रहता है, आप खुद सस्टेन हो, आपको डिपेंडेंसी ना रहे। मैं कभी भी किसी भी किसान से नहीं कहता हूँ कि आप हमें फॉलो करो। भाई क्यों फॉलो करना, विद्या हमारी थोड़ी है, हमने भी तो कुदरत से सीखा है। आप कुदरत के नियम सीख लो, आप कुदरत को सीख लो, आप कुदरत को समझ जाओ, आप डायरेक्ट कनेक्ट होइए ना कुदरत से। हम मीडिएटर क्या आपको कनेक्ट कराएंगे? सिंपल सी बात है। तो आपको किसी की भी विद्या को, किसी का नहीं बोल सकते मेरी विद्या को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुदरत के नियम जानिए और आइडियोलॉजी से जुड़िए। फार्मूले से काम नहीं होगा, आइडियोलॉजी से काम होगा। आइडियोलॉजी एक बार समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आइडियोलॉजी को आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। हम हर चीज़ वो बताएंगे जो आपको एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और उसी के फॉर्मेट में हमें काम करना पड़ेगा। और कुछ कर सकते? हाँ, कि अगर एक मल्टी लेयर में हम पपैया लगाते हैं जी, तो हम टीक लगाए अगर जी, तो पहले 5 ईयर्स से 6 ईयर्स तो टीक का कुछ ये नहीं होगा, ज़्यादा तो बड़ा नहीं होगा। तो नहीं, इस चलेगा? मॉडल के अंदर टिक नहीं लगा सकते, नहीं सका। नहीं। और
क्योंकि टिक को मेंटेन करना कठिन है। क्यों इस स्ट्रक्चर के ऊपर जब वो जाएगा, इतनी बड़ी पत्तियां, इतनी बड़ी डालियां बनाएगा, आप छांटोगे, पत्ते गिरेंगे, नहीं होता वो। बॉर्डर पे आप कर सकते हो, इवन बॉर्डर पे भी नहीं करना चाहिए। उसके पत्ते का क्या चला जाएगा होता है लाइफ ही 15 साल के बाद होता है, डिग्रेडेबल होता चंदन भी है। ऐसा ही सीधा जाता है ना, तो हाँ, चंदन चंदन भी कर सकते हो, पर इस मॉडल के अंदर नहीं, बॉर्डर पे। बॉर्डर पे मॉडल के अंदर कोई भी लाइव ट्री मत उगाइए यार, ठीक है ना। लाइव ट्री से मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, बहुत नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा आपको। ये एक अलग सेपरेट चीज़ है। इसमें अभी हमने जो वेजिटेबल का किया है, अभी केला करते हैं ना, हाँ? केला करते हैं इधर। नहीं केला भी नहीं हो पाएगा, केला भी नहीं हो पाएगा। पपाया और पपाया होता है, सहजना होता है, फिर चीकू, अमरूद, ये सब भी होते हैं, पर इनमें थोड़ा प्रूनिंग करना पड़ता है। वो है, वो कर सकते हैं। जो ब्रांचिंग करने वाले प्लांट्स हैं उनको कर सकते हैं। स्ट्रेट जाने वाले में केवल पपीता कर सकते हैं, क्योंकि वो 10 से 20 फीट की हाइट तक जाता है मैक्सिमम। बाकी प्लांट्स नहीं कर सकते, जैसे टीक हो गया, और भी जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो बहुत जाएंगे और बड़ा बनाएंगे, नहीं हो पाएगा वो। फिर उनको करना है तो आप ये मॉडल मत बनाओ, फिर आप ओपन में करो, और उनके नीचे जो हो सकता है वो इंटर और मिक्स क्रॉपिंग में करो, तो वो ज़्यादा बेटर है। फिर अगर वो करना है तो, है ना, छाव में हम मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ, जब पपीता होता है फल आपका, तब निकालते कैसे हैं आप? उसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटा इंस्ट्रूमेंट बनाया है। वो जब हमने किया था तो हमें भी बहुत तकलीफ होता था, तो क्या होता था, समस्या से ही समाधान निकलता है। और प्लकिंग करने में कई बार क्या होता था, हम पपीता तोड़ते थे, पपीता गिर गया तो नीचे आके देखा पूरा फूट गया, कोई काम का नहीं रहा। तो हमने क्या किया, रेलवे में आपने देखा होगा, पहले लोग जो है ना मूंगफली खाने के लिए चुंगी में मूंगफली दिया करते थे, कागज़ की ऐसी घुमा के चुंगी बनाते थे और उसमें मूंगफली देते थे। फिर वो पुड़िया में आ गई मूंगफली, फिर अब पॉलीथीन में आ गई, ठीक है। चुंगी बनाना कम कर दिया लोगों ने, स्किल ख़त्म हो रहा ना भाई, ठीक है। तो अभी समझ लो कि आपने चद्दर, टीन का चद्दर लिया पतला और उसकी चुंगी बना दी। तो चुंगी इतनी पतली नहीं, थोड़ा बड़ा बना दो, इतना बड़ा चुंगा बना दो, ताकि मतलब उसका जो डायामीटर हो वो लगभग 8 इंच का हो, समथिंग, है ना। और उसका ऐसे नीचे करके ये नीचे इतना पतला कर दो, है ना, और उस नीचे पतले में आप बैम्बू फंसा के और कील ठोक दो। अब वो चुंगा बैम्बू में फिक्स हो गया। अब ये चुंगे को आप आराम से ऊपर ले जाओ और जो भी पपीता तोड़ना उस पपीते के नीचे लगा दो ये, और हल्का सा धक्का मार दो, तो उसके डंठल में जो वो चुंगे की जो धार है वो लगेगी, तो वो चाकू का भी काम करेगा। तो जाके कट के चुंगे में आराम से आ जाएगा, आप नीचे कर लो। ऐसे ही हर एक फ्रूट्स को तोड़ सकते हो। आम के लिए वो अलग जाला बनता है, हाँ बराबर, हाँ, पर लगभग वही चीज़ कि आप उसमें सीधा फ्रूट उस चुंगे में लेके नीचे आ जाओ, तो वो 50 रुपए में बन जाता है। इसके अंदर अपन अगर नींबू डालना हो तो नींबू तो डाल सकते हैं, डाल सकते, कर सकते, हाँ, कर सकते, इसके डेट पे कट लगाएंगे, हाँ, जो डंडल है इस पे हाँ, कर सकते। सर, जहाँ पेड़ पौधे लगाना है, जैसे कि ये हो गया आपका मैंगो, हाँ, इसके नीचे सर आपका नींबू चलता है। नींबू को अगर पेड़ों के नीचे अगर लगाया जाए तो बहुत अच्छा फल देता है। हमारे तरफ कटहल का बाग है, उसके नीचे नींबू लगा दिए हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। नींबू को तो इसमें छाया चल जाती है, मल्टी क्रॉप इस मॉडल के अंदर भी बहुत अच्छा होगा। नींबू को छोटा ही रखना है। 6.5 वो तो छोटा ही रहेगा ना, इससे तो नीचे ज़्यादा नहीं। नहीं, इसमें फूलों का कभी ट्राई किया है, जरबेरा उगाया है, रोज भी उगाया है, उगाया है, हाँ बिल्कुल, रोज इसमें लगा सकते हो, पर वो कल्टीवेशन टाइम होगा आपका वही दिसंबर जनवरी के आसपास। कल्टीवेशन टाइम अलग होगा। उधर हम बाहर जब कल्टीवेशन में उगाते हैं ना रोज, तो वो टाइमिंग जून जुलाई रखते हैं, लेकिन इस मॉडल के अंदर आपको दिसंबर जनवरी रखना पड़ेगी टाइमिंग। अभी जैसे नर्सरी अभी मिल जाएगी अगर हमको इस वक्त? अभी ये टाइम पे नहीं करना, क्योंकि ये टाइम पे बारिश होगी, बारिश का पानी, फूल जो है ना बहुत सॉफ्ट क्रॉप है, वो पानी जो है ना उसको मतलब परेशान करेगा। अभी बीज जैसे जी, मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? क्योंकि इसमें आ जाओ, आप मोटिवेट हो जाए। 17 साल आपने इसमें किया है, 17 ईयर्स, मतलब कम टाइम नहीं है। इससे पहले आपने लॉस भी किया होगा,
नहीं किया बोलकर लॉस तो अभी भी करते जाते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में बहुत लॉसेस होते हैं। मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? आसान नहीं होता है। पहले तो हमने, आप सोचो उस एज में, जिस एज में लोगों को अपने शौक पूरे करने होते हैं, उस एज में हमने खेती से पैसे बनाए और वो पैसे हमने सोसाइटी पे खर्चा किया। पहले के प्रोग्राम में हम 1 रुपये का किसी से कंट्रीब्यूशन नहीं लेते थे। 2017 तक हमने अपने जेब से 32,000 लोगों के प्रोग्राम किए हैं। आप सोच लो, हल्की बात नहीं है। किसी एक भंडारा करना आदमी के लिए हालत ढीली कर देता है। खेती से पैसे बना के लोगों को सेवाएं देना आसान चीज़ नहीं है, पर लोगों ने मजाक उड़ाया उसका, इसलिए फिर ये व्यवस्था हमने लगाई कि लोग फिल्टर होके आए, है ना। हाँ ठीक है, जो लोगों को फ्री में चाहिए उनके पास हम खुद ही पहुंच जाएंगे, बराबर ना, ताकि वो आने का भी खर्चा ना करें और हम खुद ही वहाँ पे एक दिन का सेशन दे के आ जाएंगे। अगर मोटिवेट होने की जहाँ तक बात है, अगर आप मानोगे तो मैं सही सही बात बता देता हूँ, नहीं तो फिर बोलने के लिए तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें भी बोल देते हैं। एक लाइन है, हम अपने काम से हटते नहीं, हम अपने काम से 1 मिनट के लिए भी हटते नहीं हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, ठीक है। और काम जब आप अपने विज़न से सेट कर लेते हो, अब देखो अपने काम से नहीं हटना तो आदमी कहेगा यार हम तो बोर हो जाते हैं तो हमें हटना ही पड़ता है। तो बोर आप इसलिए होते हो क्योंकि आप अपनी मर्जी का काम नहीं करते हो। इंटरेस्ट आपका नहीं है। सर डीमोटिवेटर्स बहुत है ना सर, होते हैं। आप बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर लाइक माइंडेड है तो इसलिए ये सब कुछ चल रहा है। अगर हम लोग अपने जगह पे जाएंगे और कुछ भी बोलने जाएंगे तो फर्स्ट थिंग है कि पेरेंट्स से ही आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे तू? हाँ, खेती सीखने जा रही है? पता है, पता है आपको भूख लगी है, नहीं आप खाना खा रहे हो, नहीं सर, साथ वाले कह रहे हैं भाई मत खाओ, नहीं, मैं आप छोड़ दोगे क्या? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि यही खाना खाना है मुझे, तो बट वो बोलेंगे कि ये है ना अभी ये दिल में है, दिमाग में है तो करते ही जाओगे। एक्चुअली पता क्या है, रहेगी। संकल्प ऐसा होना चाहिए जिसका कोई विकल्प ना हो, ठीक है। मतलब हम लोग संकल्प तो ले लेते हैं लेकिन फिर उसके हमें विकल्प मिल जाते हैं। तो हम अगर अपने दिमाग को, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी, आपने बोला है तो सबके लिए भी काम आ सकती है। एक काल्पनिक घटना है जिस घटना में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस काल्पनिक घटना में पता है, कुछ कुएं के मेंढक हैं जो कुएं में अंदर रहते हैं और कुछ बंदर हैं या ऊपर चहल पहल करने वाले, उछल कूद करने वाले बहुत सारे जानवरों ने एक दिन कुएं के सारे मेंढकों से कहा कि तुम लोग कुएं से कभी बाहर नहीं निकल सकते हो, क्योंकि तुम लोग जो है ना वहीं चेचे करना जानते हो, तुम्हारी औकात केवल वहीं तक है। तो इस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया बहुत सारे जानवरों ने। तो कुछ जानवरों ने खूब मजाक उड़ाया तो कुछ ने फिर हिम्मत करके उछलना चालू किया कि रुक जाओ, रुक ठहरो, हम निकल के बताते हैं। तो बहुत सारे लोग उछलने लगे, उछल के निकलने की कोशिश करने लगे, तो कोई भी नहीं निकल पाया। उछल के फिर वापस गिर रहे थे क्योंकि छलांग ही वो उतना लगा पा रहे थे, लेकिन उसमें से 2-3 मेंढक निकल के बाहर आ गए। तो जो जानवर थे जो बहुत देर से इस दृश्य को देख रहे थे कि कोई भी नहीं निकल पा रहा, ये लोग क्यों निकल गए, तो उनसे जाके पूछा भाई तुम क्यों निकल गए, कैसे निकल गए, ये लोग तो नहीं निकल पाए। तो उन्होंने कहा सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता इसलिए निकल गए। अगर सुनाई देता तो आपके मजाक से हम डिमोटिलाइज हो जाते। तो ये जो दिमाग है ना, इसमें जो डालोगे ना आप वही निकलेगा, जो डालोगे वो निकलेगा। आप इस यूनिक कॉन्सेप्ट को समझिए। आप एक जंगल में कहीं पर भी पहाड़ पे खड़े होके का निकालिए, थोड़ी देर में गूंज के आवाज का आएगी, खा नहीं आती। आप कंप्यूटर में ए टाइप करोगे तो ए ही आएगा। ये नेचर का नियम है, जो फीड करोगे वो ही निकलेगा, जो दोगे वही मिलेगा। तो आप जो यहाँ पे फीडिंग डालते हो ना वो ही निकलता है। तो हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, फीडिंग डालते हैं हम, लेकिन कुछ भी खरपतवार नहीं उगने देते, वीड्स नहीं आने देते, और वीड्स के लिए हम स्पेस नहीं छोड़ते। अगर स्पेस छोड़ेंगे तो वीड्स आएंगे। जैसे हम 10 मिनट के लिए बैठ गए साहब तो स्पेस आ गया, अभी स्पेस में क्या हुआ, कुछ भी आ गया। अब जब आया खरपतवार तो वो बस आपको डिमोटिलाइज करेगा, क्योंकि ये तो मशीन है ना साहब, ये मशीन है। इसको ये नहीं लेना देना कि इसमें क्या डल रहा है, इसको ये लेना देना कि जो डालोगे वो मैं निकालना है। आप का पढ़ोगे तो ये का निकालेगा, आप रामायण पढ़ोगे तो ये वो ही निकालेगा, आप गीता पढ़ोगे तो वो ही निकालेगा, और अगर हिमेश रेशमिया का गाना डालोगे तो वो ही निकालेगा।
तो जो डालोगे ये वो निकालेगा। कुल मिला के ये है फीडर। तो इसको क्या खुराक देते हो आप, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अपने काम से नहीं हटते, यही आइडियोलॉजी है। और हम काम से इसलिए नहीं हटते क्योंकि हम कुदरत के दिए हुए काम के आधार पर हम काम करते हैं। हम सभी लोग कुदरत से कुछ ना कुछ गुण लेके आए हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हर इंसान कोई ना कोई गुण लेके आया है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन हम उस प्रॉपर्टी पे कभी काम ही नहीं किए, ठीक है। क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है, जब हम पल्ले में थे या माँ की गोद में थे, तब हमारी माँ ने, पल्ले में झुलाने वाले लोगों ने बहुत सारे सपने हमारे ऊपर बुन दिए पहले ही, ठीक है। और फिर वो बच्चा काका काका बोलते ही नहीं बनता, पप्पा मम्मा नहीं भी बोलते बनता, तभी हम सोचते हैं इसको कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, इसको हम वहाँ पढ़ाएंगे। तो वो माहौल हम इस तरह से क्रिएट कर देते हैं कि एक कंफर्ट जोन बना देते हैं, और उस कंफर्ट जोन से वो बच्चा बाहर ही नहीं आ पाता कभी भी, और हम उसे मौका भी नहीं देते। हम ये मौका नहीं देते ना, ये समझते हैं कि वो कुदरत से क्या लेके आया, क्योंकि इसको यार आपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया ना, ये तो ऊपर वाले की मैन्युफैक्चरिंग है। तो ऊपर वाले की जब मैन्युफैक्चरिंग है तो कुछ तो इसने गुण लेके आया होगा ये, तो जो गुण लेके आया उस पे काम करो। तो उस पे हम काम नहीं करते। जैसे ही उसने काका काका बोलना चालू किया और हमने एलकेजी में डाल दिया, तो अब उसका जो माइंड है वो शेर मतलब एक बकरी की तरह हो जाता है, ठीक है। तो वो बेचारा पढ़ता रहता है, वही पढ़ के फिर 20-30 साल लगातार इसमें जो फीड होता रहता है, वो फिर माइंड सेट हो जाता हमारा, हमें जी कमाना है, हमें जी ये करना, हमारी ये लाइफ स्टाइल, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। और फिर हम 30-40 साल फिर पैसे बनाने में लगते हैं। फिर 60 साल के बाद समझ में आता है यार हमारा तो इंटरेस्ट इसमें था ही नहीं यार, हमें तो इसमें इंटरेस्ट था। तो ये जो जब आप बोलते हो ना कि हमारा इसमें इंटरेस्ट था, मतलब इसका ये है कि कुदरत ने आपको उसी काम के लिए बनाया था जो आपको 60 साल बाद समझ में आया। इसीलिए यहाँ हम पहुँचे हैं इस उम्र में भी। यही तो कुदरत का गुण है जो ऊपर वाले ने आपको दिया। अब बात ये है कि कुछ लोगों को ये शुरू में आ जाता समझ में, तो कुछ लोग क्या होते हैं कि समझ में आ जाता तो कुछ लोग निकल जाते कि नहीं हमको यही करना, और कुछ लोग क्या है सिस्टम के हवाले में बेचारे जकड़ जाते हैं। ठीक है, सीमाएं नहीं तोड़ पाते हैं, बंधन नहीं तोड़ पाते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, तो बेचारे वो ठीक है जो सिस्टम बोलता वो बन जाते हैं। तो हम भी तो उसी में थे ना, हमारे अंदर क्या इंटरेस्ट था, लोगों का हेल्थ ठीक करना। अब ठीक है, कुदरत ने जब हमें बनाया होगा तो उसने गुण डाल दिया होगा कि अच्छा पैदा करो, अच्छा खिलाओ, ये भावना डाल दी होगी। तो अब ये भावना हमारे अंदर थी, लेकिन अब लोगों ने कहा डॉक्टर बनो तो ये भावना पूरी होगी, तो हम तो बनने ही जा रहे थे, पर नहीं, लेकिन अभी वो दिमाग ही सनक गया, तो अभी ठीक है। लेकिन लोगों ने हमें बोला नहीं ये नहीं करना, ये करना, ये करना, ये करना, हम मान लेते, सुन लेते उनका, तो हम यहाँ आज ये नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है। तो इसमें उतना ही डालो जितना काम का है। आज अगर किसी भी टॉप लीडर को आप देखते हो संसार में, अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम नहीं किया होता तो शायद आज वो सोसाइटी को कुछ नहीं दे पाता, है ना। आज सचिन तेंदुलकर को आप मानते हो, उससे जाके आप एक बार बैठना कि आपने बचपन में जब आपने क्रिकेट खेलने का संकल्प लिया, कितने लोगों ने आपका विरोधाभास किया। सबको ही करता है कोई, क्योंकि मतलब बदलाव को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। हम सब अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं। हमें जो डेली बेसिस पे चाहिए, अगर उससे थोड़ा 19-20 हुआ तो हमें लगता कि गड़बड़ हो रहा है जी। तो कंफर्ट जोन के बाहर आके काम करो, तब जाके आप समाज में बदलाव का हिस्सा बन पाते हैं। तो आप अपने काम से कभी मत हटिए, यही सूत्र है सबसे बड़ा। और हम कभी नहीं हटते हैं, इसीलिए हम लगातार 10-10 घंटा हम लोगों के लिए दिन भर टाइम देते हैं, फिर फ़ोन पे वक्त देते हैं, फिर व्हाट्सएप निपटाते हैं। और व्हाट्सएप जब शुरू करते हैं तो पता नहीं रहता घड़ी में कितने बज गए, कभी 2 भी बज जाते, कभी 3 भी बज जाते, और सुबह 4:30 बजे से हम फिर लग जाते हैं। तो कितना सोते हैं ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन हम दिन को भी उतना ही काम करते हैं, फिर यहाँ से अंदर जाने के बाद उतना ही काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि चलो आज 7 दिन का शिविर हो गया जी, अब चलो छुट्टी मनाते हैं, कल फिर हमारा दूसरा शिविर होगा, उसके बाद तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा। अभी कंटिन्यूसली 3 मंथ से मतलब रेगुलरली बिना गैप दिए तो शिविर चल रहा है डेली बेसिस पे, और सारे प्रैक्टिकल शिविर चल रहे हैं जिसमें हम फिजिकली भी उतना एक्टिव रहते हैं और मुंह से भी उतना ही आपको बोलते रहते हैं। तो कनेक्ट होके चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होता। खरपतवार ना आने दीजिए और बड़ा विज़न के लिए काम करिए। जितने भी महान लोग रहे इस धरती पर, जितने भी सफल लोग रहे, वो सब महान उद्देश्य के लिए जिए हैं, बड़े उद्देश्य के लिए जिए, इसलिए वो लोग मोटिवेट भी रहे और ऊर्जा भी उनके अंदर रही। तो शायद हो सकता है वही कारण हो, जो भी हो,
पर हम अपने काम से नहीं हटते, मेन तो ये बात है। इसलिए हम ना तो डिमोटिवेट होते हैं, हम हटते ही नहीं अपने काम से, और कोई गलत विचार जाने ही नहीं देते, ख़त्म, सिंपल सी बात है। तो बीट्स आ ही नहीं पाते हमारे दिमाग में, बीट्स आएंगे नहीं तो, और आ गए धोखे से तो तुरंत निकाल के तुरंत ख़त्म करते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते, है ना, ऐसा है। मैं यहाँ पे कुछ जोड़ सकता हूँ क्या? हाँ प्लीज़। क्योंकि खरपतवार की बात की ना आपने बार बार, तो इसलिए मैं जानबूझ के कह रहा था इस बात को जी, क्योंकि आपने जो मॉडल बनाया, या कहीं पे भी अगर हम कोई एक जगह पे काम कर रहे हैं जी, वहाँ पे कुछ उगाए तो हम कहेंगे कि वो खरपतवार है जी, लेकिन अगर नेचर ने उसको कहीं और उगाया है या कोई चीज़, तो उसके पीछे कोई रीज़न है। हाँ, अगर हम इस चीज़ को समझ लें ना, तो फिर वो खरपतवार नहीं है, 100%। वो काम की चीज़ है हमारे लिए। वो चूंकि हमारी समझ नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको ऐसे मान के, और चूंकि हमें लगता है कि वो हमें तकलीफ देगी बीच में, 100%। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर खरपतवार की जो बात करते हैं वो कोई ना कोई न्यूट्रिएंट खींच के ऊपर लेके आता है 100%, है ना, 100%। तो उसकी भी उतनी अहमियत है, सिर्फ हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है कि वो खरपतवार है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब देखिए जगह के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। एक्चुअली देखो, हमने वो एक एग्जाम्पल लेके बताया। खरपतवार का मतलब ये है कि आपके दिमाग के लिए जो जरूरी है ना, आप उसको ही आने दीजिए, किसी भी बुराई को मत आने दीजिए ना। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे दिमाग की बात जब आती है ना, क्योंकि मैं इसलिए भी ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं माइंड कोच के तौर पे फेमस हूँ ऑल ओवर इंडिया। तो क्या है ना कि अगर मान लीजिए इन्होंने मेरे बारे में कुछ बात बोली, तो मेरे अंदर ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि इनको मेरे अंदर वो क्या दिखाई पड़ा है, बजाय वो क्रिटिसिज्म के 100% मैं फीडबैक के तौर पे देखूं, इनको मेरे अंदर कुछ दिखाई पड़ा है, क्या मैं उसको सुधार सकता हूँ। सुधार सकते हैं 100%। तो वो खरपतवार में तब भी नहीं, मैंने नजरिया बदल दिया अपना। वो तो है वो 100%। इसलिए तो हमने एक लाइन और कही है इसके ऊपर, सबकी विद्या का सम्मान करो। ये मैंने क्यों कहा, सबका मक्खन लो। मक्खन मतलब अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ लेने की है या सीखने की है, तो आप लो, उसको स्वीकार करो। और अगर कोई ऐसी बात है जो मतलब आपके लिए बोली जा रही है, तो उसको आप चैलेंज के रूप में लो, उसको स्वीकार करो और उसमें इनोवेशन करो, उसमें बदलाव करो, उसमें सुधार करो, पर उसको जमा ना होने दो। ठीक बात, उसको जमा ना होने दो। उसमें क्या बेस्ट हो सकता, बेस्ट करते जाओ, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। तो 100% ये एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इंटरक्रॉपिंग मिक्सड क्रॉपिंग में जी पूरा अनाज के मॉडल्स है, सारे अनाज के मॉडल हैं, इसमें सब्जियों के भी मॉडल हैं, सब्जियों के भी हैं, फलों के भी हैं, अनाज के भी हैं। जब हम इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में जाते हैं तो रेंज बहुत बढ़ जाती है। लेयर फार्मिंग में रेंज है, पर वेजिटेबल कॉम्बिनेशंस में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जब हम ओपन में चले जाते हैं तो रेंज बहुत बढ़ जाती है। ये फिर हम अनाजों के साथ भी कर सकते हैं, फ्रूट्स के साथ भी, फ्लावर्स के साथ भी, वेजिटेबल्स के साथ में भी, ऐसा है। तो इंटरक्रॉपिंग बहुत टफली नहीं है, ना मिक्स क्रॉपिंग टफ है, लेयर फार्मिंग थोड़ा टफ है ना। और वो टफ तब तक है जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तो हर चीज़ आसान हो जाती है ना। जी, रिसेंटली अभी जो आपने लास्ट वीक एक ट्रेनिंग दी थी बीज वाली, जी, तो अभी जैसे मैं आपसे ये अरहर वाले बीज ले जा सकती थी। जैसे आपने ये कहा कि हम है ना नर्सरी अब नहीं लगा सकते हैं, जी। लेकिन अगर बीजों के लिए करें तो क्या मैं अब जाके लगा सकती हाँ, हूँ? बीजों के लिए कर सकते हैं, मतलब नर्सरी बीजों के लिए नहीं, नर्सरी लगा के इसलिए नहीं करने को कहा, करें? अभी डायरेक्ट जाके लगाइए सीधा। क्योंकि क्या होगा, टाइम है नहीं, अभी क्या है ना, मिट्टी के अंदर जो हीट है ना, हाँ। अभी बीज डालने से वो हीट प्लांट्स को ग्रो करने में सपोर्ट करेगी। अगर वो हम नर्सरी में पौधा ग्रो करेंगे और फिर जाके ट्रांसप्लांट करेंगे, तब तक मिट्टी की हीट खत्म हो जाएगी, पानी ज़्यादा गिर जाएगा, मिट्टी। तब भी वही वैसा ही जो आपने बताया ट्रेनिंग में कि जो वेस्ट मतलब 80% रखना है, बाकी 20% हाँ, वो तो प्रोटोकॉल लागू छटाई होगा, करनी पड़ेगी, बिल्कुल मतलब होगा, जमीन में लगाने के बिल्कुल बाद भी। बिल्कुल, वो प्रोटोकॉल तो होगा ही। उसको कितना आपने कल बताया कि ये 15 फीट तक जाता है, तो अभी भी 15 फीट चलाएंगे या उसको ऊपर से कट कर लेंगे? नहीं, उसको प्रूनिंग करना होगा। 3 फीट हाइट तक आया प्लांट्स, और उसकी आप ऊपर की टेप नोट तोड़ दीजिए, और फिर वो ब्रांचिंग करके फिर फलेगा। फिर आप एक बार और तोड़िए, 1 महीने के बाद फिर उसका टेप तोड़ दीजिए, फिर वो ब्रांचिंग करेगा। स्ट्रेट मत बनने दीजिए उसको, हाँ, सीधा मत बनने दीजिए। ठीक है, तो मतलब समझे कि हम अगर मेड़ पे ये लगाते हैं और उसमें से बीजों का भी ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं।
ये इंटरक्रॉपिंग या इस तरह के जो मॉडल हैं जी उसमें जैसे फेसिंग है या फिर मल्चिंग वगैरह का कितना असर होता है? जैसे आमतौर पर ये जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ये तो ठीक है कि ऊपर से भी कवर करते हैं, उसमें कवर नहीं करते, लेकिन वो किस तरह का सपोर्ट करता है या नहीं करता है? मल्चिंग जो है ना सपोर्ट करता है। हाँ, जैसे फेसिंग भी है। बिल्कुल, आपको इस मॉडल में मल्चिंग करने की आवश्यकता भी पड़ती है। वो इस मॉडल में इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम लीफी वेजिटेबल बो रहे हैं और 50% ऊपर की कवरिंग है, लेकिन यहाँ पर कवरिंग उतना प्रॉपर नहीं हो पाता, तो आपको मल्चिंग करना चाहिए। तो आप कोई भी क्रॉप के वेस्ट की मल्चिंग कर सकते हो, जैसे लाइक आपके पास केले के वेस्ट हैं, धान का पुआल है, उस पुआल का भी वेस्ट का मल्चिंग कर सकते हो। एनी वेस्ट का भी आप मल्चिंग कवरिंग कर सकते हो। ग्रीन मैन्योर किया तो वो भी कर सकते हैं, पर ग्रीन मैन्योर नॉट अ मल्चिंग। नहीं, वो काट दिया तो नहीं, काट देंगे पर क्रॉप फिर कैसे लगाओगे? आप वहीं काट के वहीं डाल दोगे, तो फिर क्रॉप कैसे लगाओगे? है ना, अगर ग्रीन मैन्योर लगा होगा तो वहाँ पे कोई क्रॉप नहीं होगी। हाँ, मेड़े पे लगा तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब मल्चिंग डालते ना जी, तब वो उसको हवा भी चाहिए ना, एरिएशन होता है ना। मल्चिंग डालने से पूरा कंप्लीट नहीं ढकता, प्लास्टिक मल्चिंग डालने से कंप्लीट ढकता है, फिर उसमें एरिएशन नहीं होता। और वो सॉइल को भी हेल्दी रखने के लिए थोड़ा रोशनी भी चाहिए था। चाहिए ना, मगर वो मल्चिंग करे तो कभी कभी निकालने का जरूरत नहीं। मिट्टी के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो 1 साल की क्रॉप बिना धूप के भी दे सकती है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। 1 साल के बाद एक बार निकालना पड़ता मल्चिंग? नहीं, मल्चिंग तो ऑटोमेटिकली डिग्रेडेबल हो जाएगा, वहीं पे सड़ जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा, तो आपको हटाने की जरूरत नहीं है, वो फिर सनलाइट पे आ जाएगा। वो कर दीजिए, हाँ, कर दीजिए। सर एक बार मल्चिंग की डेफिनेशन बता दीजिए। मल्चिंग का मतलब होता है आपने जो फसल लगाई, फसल लगाने के बाद उसको मिट्टी को कवर करके रखना। इस कॉन्सेप्ट, इसको कवर करने के पीछे का मकसद ये होता है कि कोई भी वहाँ पर और दूसरी घास ना उग पाए, क्योंकि हमने ढक दिया मिट्टी को, और दूसरा पानी का इवापोरेशन ना हो पाए, ठीक है। और तीसरा जो है मिट्टी में लगातार नमी बनी रहे ताकि मिट्टी के बैक्टीरिया ढंग से काम कर पाएँ। तो इवापोरेशन रोकना, मिट्टी के बैक्टीरिया से सही ढंग से काम लेना, और वहाँ पर कोई भी खरपतवार को नहीं उगने देना, इसलिए हम लोग मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। और एक बार वो इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग का भी डेफिनेशन बता दीजिए। हाँ, इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये होता है एक क्रॉप के साथ में दूसरी क्रॉप को इंटर करके बोना। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है एक क्रॉप के साथ में दूसरी क्रॉप को बोना, मतलब उसमें हम एक ही फसल के 2 बीजों को एक साथ में मिला देते हैं, 2 अलग अलग फसलों के बीजों को एक साथ में मिला देते हैं और फिर बो देते हैं। जैसे आप हमने आमतौर पर घरों में करते हैं, हम लोगों के जैसे गेहूं के साथ सरसों मिला हाँ, के सरसों के बीज हमने गेहूं के बीज में मिक्स करके ही बो दिए, फिर हमने मेथी के बीज गेहूं के साथ मिक्स करके बो दिए, चने के बीज गेहूं के साथ मिक्स करके बो दिए। इस तरह से मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, मतलब एक ही जगह पर एक साथ 2 फसलों के बीज एक साथ मिक्स करके बोना मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। ये इंटरक्रॉपिंग मतलब जो डिस्टेंस पे एक ही। हाँ, इंटरक्रॉपिंग का मतलब एक बेड पर दूसरी फसल, उसके बाजू में दूसरी फसल। अच्छा, ऐसा इंटरक्रॉपिंग होगा। यहाँ तो मल्चिंग होगा आपके यहाँ, कुछ किया होगा ना मल्चिंग अभी तो नहीं किया, अब बारिश में करेंगे, लेकिन अभी ये टाइम पे अब फसलें अभी बतर आने का ही वेट चल रहा, पानी काफ़ी ज़्यादा हुआ। अभी आज का मौसम अगर खुला रहा तो कल कल्टीवेट करके और फिर अलग अलग खेतों में अलग अलग फसलें लगाई जाएंगी। मल्चिंग कब करते हैं? फसल लगाने के तुरंत बाद, डिपेंड ऑन क्रॉप कौन सी है ना। जैसे अभी अगर हल्दी अदरक का क्रॉप है तो ठीक है, ऊपर एक बार निकल आया फिर करिए आप, है ना। और अगर मान के चलो लौकी गिलकी है तो अगर बीज से लगाए तो ठीक है, थोड़ा पहले इतना बड़ा हो जाने दीजिए फिर कवरिंग करिए, नहीं तो कवर कर देंगे तो ये भी नहीं निकल पाएगा ऐसे, तो वो देखना पड़ता है। वो इंटरक्रॉपिंग या मिक्सिंग क्रॉपिंग में मल्चिंग, बिना मल्चिंग हम ऐसा प्लान कर सकते, छोटे छोटे और कोई फसल डाल के कर सकते हो, मल्टी लेयर कर सकते हो, कर सकते प्लान करें तो हमको फुल यूटिलाइजेशन होता है, यूटिलाइजेशन हो सकता। उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, अगर थोड़ा मैनुअली कर लो तो आप ढैंचा बो दो, उड़द बो दो, मूंग बो दो, और उसकी क्रॉप मत लो, ठीक है, उगने दो, वो फटाफट उगाती हैं, शैडो भी कर लेंगी, ठीक है। और ठीक है, जो आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो वहीं पत्ते सड़ेंगे, गिरेंगे, गलेंगे, तो खरपतवार भी नहीं आए और मिट्टी को बायोमास भी मिल गया, नाइट्रोजन भी मिल गया।
तो वो एक काम किया जा सकता है मल्चिंग के रूप में। आने के पहले ही उसको गाड़ देना चाहिए। हाँ, अगर नहीं भी गाड़ोगे तो भी कोई बात नहीं है, वो बारिश में ही वहीं तो सड़ के गल जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसा करे तो वो घास भी उगाए तो उसको भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। तो अभी मल्चिंग नहीं अभी छोड़ दिया तो घास खरपतवार आ जाता है, उसको भी घास में क्या होता है कि उतना ज़्यादा मतलब वो चीज़ नहीं होती है, फिर उसको फिर मैनुअली आपको वो करना पड़ेगा। और इसमें ऑप्शन ये भी है ना कि भाई आप इसको लगाओगे तो कुछ ना कुछ आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। ठीक है, फलियाँ आएंगी तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ऐसा कर सकते हो। तो मल्चिंग का मल्चिंग हो गया, क्रॉप का क्रॉप हो गया, और हमारा बायोमास भी मिट्टी का बढ़ गया, हेल्थ बढ़ गई हमारी सॉइल की। ये चीज़ है। वो सॉइल को कितना टेम्परेचर वो उसमें बैक्टीरिया अच्छा से बनता, उसको क्या टेम्परेचर रेंज अच्छा है? टेम्परेचर तो सॉइल का टेम्परेचर 20 से लेकर 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो 20 to 30 डिग्री के बीच में सॉइल के सारे बैक्टीरिया सहजता से काम करते हैं। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पे भी नहीं कर पाते और इससे कम होने पे भी नहीं कर पाते। तो ये रेनी का मौसम में उतना मल्चिंग का जरूरत भी नहीं रहता होगा? नहीं, रेन में सबसे ज़्यादा रहता। अच्छा, सॉइल रहेगा ना। क्योंकि रेन में क्या होता है ना, नाइट्रोजन बहुत बरसती है ऊपर से, और नाइट्रोजन वीड्स की मिठाई है। वीड्स के वजह से वो मल्चिंग चाहिए। हाँ। मगर सॉइल को तो कवर करने का उसका जरूरत नहीं है, टेम्परेचर की वजह के लिए नहीं, वैसे कवर करने की जरूरत नहीं। अच्छा, क्या होगा आपकी क्रॉप के अलावा दूसरी और क्रॉप रहेगी, जैसे वीट्स ही रहा, भले वो आपके काम का है लेकिन वो खाना पीना भी तो खा रहा है ना आपकी क्रॉप का, तो वो भी फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मल्चिंग करना ज़्यादा अच्छा है। आप अगर एक बार हो सके तो वीट सूख जाने दो, फिर उन्हीं को वहीं पर उखाड़ के और डाल दो। लेकिन ये ऐसा, लेकिन वो फिर जम जाते हैं। फिर वो, हाँ, वो बारिश के टाइम में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो मिट्टी में रूट पकड़ लेते हैं, फिर से पकड़ लेते हैं, और फिर वो कीचड़ में घुस के इतना करना मतलब डिफिकल्ट है, कुल मिला के वो नहीं हो पाता। तो ये ढैंचा जो आप कह रहे थे उगाने को, तो उससे वो नाइट्रोजन मिलता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो फिर वो वीड्स के लिए फिर से वो काम करेगा? नहीं, वो क्यों काम करेगा, वो तो हम फिर वहीं उसको उखाड़ के वहीं डाल देंगे ना। जैसे स्पेस तो होना चाहिए ना, वो थोड़ा सा घना लगाते हैं तो कवर नहीं, रोशनी सीधे नहीं मिलेगी तो नहीं। सक्सेशन कर रहा है, लेकिन उसने वीड के लिए जगह तो नहीं छोड़ी रखी ना, और जगह ही नहीं है तो कैसे आएगा? नहीं, ढैंचा तो हम इसलिए कहेंगे जिससे सॉइल को हम बेटर कर सकें। राइट, परफेक्ट। हम तो इसलिए करेंगे, उससे हमें और कुछ तो मिलना नहीं है। सही है। बायोमास मिलना कर सकते हैं, मगर कंप्लीट भी नहीं करने का है ना, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो रहता है उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सन रोशनी भी चाहिए। हाँ, रोशनी चाहिए, थोड़ा रोशनी चाहिए, थोड़ा रोशनी चाहिए। वो बिना रोशनी की बात नहीं करनी। तो ये पूरा करने के लिए मशरूम मल्चिंग से ये इंटरक्रॉपिंग या कुछ और फसल डालने के अच्छा है, वो सिस्टम ही अच्छा है। वो सिस्टम अच्छा है, उड़द मूंग बोने। हाँ, वो ये अच्छा कुछ मल्चिंग से ही कुछ ना कुछ डालने से अच्छा होगा। अच्छा है, मल्चिंग से ही बेस्ट है। हाँ, मल्चिंग से भी बेस्ट है। कुछ क्रॉप भी आ गया और हमारा डिस्पोजेबिलिटी भी हो गई और मल्चिंग का मल्चिंग हो गया, और फर्टिलिटी भी बढ़ती ना, फर्टिलिटी भी बढ़ती, सॉइल का इम्प्रूवमेंट होता है। उड़द और मूंग, उड़द और मूंग, बायोमास बढ़ा रहा है ना, आपका कार्बन कंटेंट बढ़ा रहा है। चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, और अभी आज हम सीखते हैं कि फसलों को हमें पानी कैसे देना। इस पर ये एक विज्ञान है। नॉर्मल भाषा में अगर हम समझें तो ठीक है साहब, खुले में पानी देते हैं हम, तो बहा के पानी देते हैं, बहा के पानी दे ही रहे हैं।